सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हमारी जो साइंस की सीरीज चली हुई है कंप्लीट साइंस, हम यहाँ पर करने वाले हैं 30 दिन के अंदर मेरे भाई। ठीक है, फिजिक्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं फिजिक्स के अंदर हम कितने चैप्टर कर चुके हैं, 10 चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से हमारी जो है केमिस्ट्री की स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। ठीक है, केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर भी जो है 9 चैप्टर हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो फिजिक्स की तरह ही जो है केमिस्ट्री को हम बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे जिससे जो है हमारे साइंस, जो कि 15 मार्क्स की आपकी पूछी जाती है मेरे भाई। ठीक है, एचएसएससी के अंदर 15 मार्क्स की जो है साइंस पूछी जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको इतना अच्छे तरीके से कर रहे हैं मेरे भाई। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे जो है आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो सके मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं फीमेल कांस्टेबल की जो है पीएमटी की पहली लिस्ट आ चुकी है और सेम उन्होंने पहले वाला तरीका ही अपनाया है। जैसे मेल की उन्होंने जो है पीएमटी जो लिस्ट थी वो निकाली थी ना, जर्नल की नीचे चली गई थी और अदर कैटेगरी की जो रिजर्व कैटेगरी है वो जो है हाई चली गई थी। सेम ही तरीका इन्होंने अपनाया है। फीमेल की लिस्ट के अंदर भी कोई चेंज नहीं किया है। मतलब पहले तो जो बच्चे आप सभी जानते हैं मेल जो कैंडिडेट थे वो हाई कोर्ट के अंदर चले गए और उनको प्रोविजनल जो है अलो भी कर दिया गया है मेरे भाई, आप जो है बैठ सकते हो। लेकिन इसी तरीके से इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं सीखा एचएसएससी ने। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अब इतना जो इन्होंने जो पहले इनको फटकार लगी या इनको लगा कि भाई हाई कोर्ट से बच्चे जो है परमिशन लेके आ रहे हैं, फिर भी इन्होंने दोबारा यही गलती की, भाई फीमेल की जो कट ऑफ है पीएमटी की वो इन्होंने दोबारा से हाई निकाल दी, क्योंकि इनको पता था भाई फीमेल भी ऐसे जो है हाई कोर्ट के माध्यम से अंदर आ सकती हैं। फिर भी इन्होंने ऐसा ही किया। क्यों किया? इसके दो रीजन मेरे हिसाब से हो सकते हैं। या तो इनके पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, क्या है इनके पास? या तो एक ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है, लास्ट में ये बताएंगे, कोर्ट के अंदर बताएंगे कि भाई हमने तो देखो जी ऐसे ऐसे प्रोसेस किया है, हमारी नीति में कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारी पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फेयर हमने जो है सिलेक्शन निकाला है। अभी तक 25 गुना ये जो है मेल कैंडिडेट को बुला चुके हैं और 25 गुना जो है पहली ही लिस्ट निकाल चुके हैं फीमेल की मेरे भाई। ठीक है, फीमेल की पहली लिस्ट निकाल चुके हैं। या फिर ये लास्ट में जाके कह देंगे भाई हम तो जो है टाइम पास कर रहे थे, कोई जो है रूल नहीं था, कोई फार्मूला नहीं था, हमने तो बस जो माइंड में आई वो कट ऑफ जो है निकाल दी है, बाकी लास्ट में सबको बुला लेते हैं, हम तो सिर्फ भर्ती लेट करना चाहते थे भाई, 2029 का जो है इलेक्शन का हम वेट कर रहे थे। ये इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है, ऐसा मेरा जो है एनालाइज कहता है। बाकी भाई बाद की बातें तो बाद की बातें हैं, किसने देखा है। अभी हम जो है स्टडी पर फोकस करेंगे, क्योंकि स्टडी ही ऐसा हथियार है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। ये सारी बातें तो कभी खत्म भी नहीं होंगी और कितनी मर्जी चाहे इन बातों को कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, लेकिन लास्ट में ये है कि भाई भर्ती तो देखो निकली है तो कंप्लीट होगी। जिन भी बच्चों को मौका मिला है या फिर मिलेगा वो सारे जो है बच्चे पढ़ाई करते रहे मेरे भाई। ठीक है, पढ़ाई से ही आपका अंतिम मेरिट लिस्ट में जो है नाम आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो उसी सीरीज के अंदर जो है हम ये सारा काम कर रहे हैं। 60 मार्क्स का जो है हमने यहाँ पर टारगेट रखा है। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम जो है केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भैया पे। ठीक है, किसको स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई बच्चा ऐसा नया जुड़ा हो जिसने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो भाई सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। फिजिक्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज अब जो है हम केमिस्ट्री पर आ गए हैं। केमिस्ट्री की जो है क्लास नंबर ये 11 रहने वाली है, लेकिन चैप्टर नंबर की बात करूँ तो ये चैप्टर नंबर क्या है मेरे भाई? केमिस्ट्री का देख लेना, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पदार्थ एवं उनकी प्रकृति मेरे भाई। मैटर्स एंड इट्स नेचर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल उतना ही डाटा मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जितना आपके वनडे एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड वे के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है ना सारा उतना ही मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर लेके आया हूँ। एक दो चीज़ें हैं ऐसी जो आपको समझानी पड़ेंगी मुझे, बाकी बिल्कुल आसान भाषा में लिख भी दिया गया है और पहले से आप सभी जानते भी होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी टाइप देख लें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसके जो है 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे हम क्या चीज़ यहाँ पर जो है समझने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ मैं आपको लिख कर समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक तो बायल का नियम समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो ऊपर में मैंने लिख दिया है। ठीक है, बायल का नियम मेरे भाई। ठीक है, बायल का नियम यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे भाई। ठीक है,
एक तो हम समझेंगे बायल का नियम, वैसे समझेंगे क्या, ऊपर भी मैंने आसान भाषा में लिखा है, बिल्कुल समझ आ रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ओवर समझाऊंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। एक तो हम समझेंगे बायल का नियम, ठीक है। दूसरा हम क्या समझेंगे, चार्ल्स का नियम समझेंगे मेरे भाई, ठीक है, चार्ल्स का नियम। हालांकि ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, फिर भी आपको मैं समझाऊंगा मेरे भाई क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तीसरा हम क्या समझेंगे, तीसरा हम समझेंगे मेरे भाई, तीसरा क्या था, कोलाइड था मेरे भाई, ठीक है। हालांकि आपने ये चीजें पहले पढ़ी होंगी मेरे भाई, ठीक है। कोलाइड समझेंगे और इसी के अंदर क्या हम पढ़ेंगे, टिंडल प्रभाव समझेंगे मेरे भाई, ठीक है, टिंडल प्रभाव। ये तीनों चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा समझाने वाला हूं, अदरवाइज ऊपर जो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है ना, ये देखो सारी चीजें बिल्कुल एनसीईआरटी डेफिनेशन भी लिख दी है और उसका जो है बिल्कुल आसान भाषा में मतलब भी लिख दिया मेरे भाई। आई बात समझ में, तो सारी चीजें हम यहां से करने वाले हैं मेरे भाई, आई बात समझ में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है हम सीधा पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं, भाग नंबर 1 पर चलते हैं। यहाँ पे हमारे जो है एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम हमारा यहाँ पे थ्योरी सेक्शन स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अध्याय 1 है और पदार्थ एवं उनकी प्रकृति जो है, ये हिंदी है, हिंदी में इसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 1, पदार्थ एवं उनकी प्रकृति, इंग्लिश वो बोलेंगे मैटर एंड इट्स नेचर मेरे भाई, ठीक है। वही बच्चा इस वीडियो को देखना जो लॉन्ग टाइम तक चलने की जो है क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो, जो सीरियसली स्टडी में लगाओ कि मुझे तो सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, अदरवाइज 2-4 मिनट का वीडियो देखने से सिर्फ आपका ही टाइम वेस्ट होगा मेरे भाई, ठीक है। 2-4 मिनट देखने से क्यों नुकसान होगा, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा मेरे भाई। आई बात समझ में, पूरा चैप्टर देखना, उसके बाद आप जो है इसका फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में कैसे आपको ये चैप्टर लगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की ये बात कर रहा है कि उत्पत्ति कैसी हुई भाई मेरे भाई, ठीक है, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री कैसे उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से जो है हुई है। तो ये लाइन आपको याद रखनी जरूरी है, कई बार जो है स्टैटिक जो है पर्सन पूछ लेता है भाई, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, या फिर देश का नाम देके आपको जो है शब्द से पूछ लेगा भाई किस जो है प्राचीन जो मिस्र है इसके किस नाम से हुई है। तो कीमिया शब्द जो है इससे जो है केमिस्ट्री की जो है उत्पत्ति हुई है, कीमिया यानी कि केमिस्ट्री मेरे भाई। कीमिया का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ मेरे भाई काला रंग होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है। आधुनिक रसायन विज्ञान यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, लेवोशियर को जो है मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक माना जाता है मेरे भाई, ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है, ये किसको माना जाता है, तो ये मेरे भाई किसको माना जाता है, लेवोशियर को माना जाता है, ठीक है, लेवोशियर मेरे भाई, ठीक है। इनका पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा, कोई नहीं, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। जनक किनको माना जाता है, तो इनका पूरा जनक जो है एंटोनी लेवोशियर को माना जाता है मेरे भाई, ठीक है, एंटोनी लेवोशियर को माना जाता है। अब यहाँ पे इसका जो सिंपल भाषा है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे इसकी सिंपल भाषा समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज लिखी हुई है, फिर भी मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिससे मल्टीपल टाइम चीजें आपकी आंखों के आगे से गुजरेंगी, आपके दिमाग में बार बार दस्तक देंगी, तो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सरल भाषा में क्या लिखा गया, जिस केमिस्ट्री को आज हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत हजारों साल पहले मिस्र जो देश है वहां पर हुई थी। वहां की मिट्टी काली थी जिसे वो लोग कीमिया कहते थे, वहीं से यह नाम पड़ा है। और हाँ, आज विज्ञान को आज के आधुनिक रूप में सजाने वाले महागुरु का नाम लेवोशियर है, यानी कि एंटोनी लेवोशियर है, एंटोनी, ठीक है, लेवोशियर है, जिन्हें हम केमिस्ट्री का पापा यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं मेरे भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए मॉडर्न जो केमिस्ट्री ऑफ फादर किसको बोला जाता है, तो आप बताएंगे एंटोनी लेवोशियर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इन्होंने कुछ चीजें भी दी थी, जैसे का क्या क्या इन्होंने दिया था, यहां पे बता देता हूं। पहला इन्होंने क्या दिया था, द्रव्यमान का जो है संरक्षण का नियम दिया था, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने दिया था। सेकंड इन्होंने क्या दिया था भाई, अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या था, इन्होंने ये साबित करके दिखाया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ना इसमें द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में याद रखना, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने दिया था ना, किसने दिया था मेरे भाई, तो ये दिया था लेवोशियर ने दिया था। इसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण नियम के अंदर इन्होंने क्या साबित किया था, तो इन्होंने साबित किया था जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना इसके अंदर द्रव्यमान यानी कि मास की बात कर रहा है, मास, नीचे अभी मास के बारे में भी बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो द्रव्यमान है उसको न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने क्या दिया था मेरे भाई, दूसरा इन्होंने जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामकरण किया था मेरे भाई, ठीक है, ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का नामकरण, ठीक है। ये नामकरण जो है ना हाइड्रोजन, और जिसको हम क्या बोलते हैं H2O बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के दो अणु है और ऑक्सीजन का सिंबल है, तो ये नामकरण इन्होंने किसने किया था? तो नामकरण जो है लेवोसियर ने ही किया था मेरे भाई, ठीक है। दहन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे लिख दूं? यहाँ पे लिख देता हूं तीसरा पॉइंट, इन्होंने क्या किया था? दहन का सिद्धांत भी दिया था मेरे भाई, ठीक है। दहन का सिद्धांत भी इन्होंने दिए थे, तो ठीक है। तो ये तीन चार जो है सिद्धांत इन्होंने दिए थे, ये आप जो है एंटोनी लेवोसियर के बारे में याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? पदार्थ की परिभाषा। तो पदार्थ को तो आप समझते होंगे ना, पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या है? मैटर है। मैटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। कोई भी पदार्थ है, आप देख लो, आपके आसपास देख लो, दुनिया जहान के पदार्थ है मेरे भाई, ठीक है। अब पदार्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं। वह वस्तु, मतलब एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है पदार्थ के बारे में? वह वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है मेरे भाई, कोई भी वस्तु, जैसे कि ईंट पत्थर हो गए, आपकी बाइक होगी, आपकी साइकिल होगी, आपका लैपटॉप हो गया, आपका फोन हो गया, आपके कपड़े हो गए, या फिर आपका पर्स हो गया, आपकी किताबें होगी, ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ है मेरे भाई, ये सभी मैटर है, ठीक है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है, मास बोलेंगे। अब मास क्या होता है? चलिए मास के बारे में बता देता हूं। मास का मतलब क्या होता है? मात्रा, ठीक है, मात्रा। किसी भी पदार्थ के अंदर कोई मात्रा है, उस मात्रा को क्या बोला जाता है? मास बोला जाता है, यानी कि द्रव्यमान बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, आप गर्मियों में आप नींबू का पानी बनाते हो ना, नींबू का पानी बनाते हो, फॉर एग्जांपल ये एक जो है जग है मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर जो है आपने पानी है मेरे भाई, ठीक है, ये क्या है? ये पानी है मेरे भाई। इस पानी के अंदर आपने क्या मिक्स कर दिया? इस पानी के अंदर जो है चीनी मिक्स कर दी मेरे भाई, ठीक है, चीनी मिक्स कर दी। अब इस पानी के अंदर जो चीनी की मात्रा होगी ना, चीनी की मात्रा, यानी कि कितनी क्वांटिटी है चीनी की, बस वो जो चीनी की क्वांटिटी होगी ना, उसी को मास बोला जाता है, उसी को जो है द्रव्यमान बोला जाता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए दोबारा से एक बार से देखते हैं। मैटर क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, द्रव या पदार्थ कहलाता है। सिंपल सी बात है, जितनी भी चीजें हैं आपके पास में, आपके पास फोन होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, आपकी किताबें होंगी, ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं, वो जाहिर सी बात है, अब जो कोई वस्तु है वो तो स्थान तो घेरेगी। आपने जो किताब रखी है, देखो उसने जगह घेर रखी है ना, तो बस उसके अंदर द्रव्यमान है, यानी कि कितनी मात्रा है, उन सभी को क्या बोलते हैं? उन सभी को जो है द्रव्य या पदार्थ बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब इसको सिंपल भाषा में समझो, बिल्कुल आसान भाषा में, वैसे मैंने यहां पे भी बता दिया सिंपल भाषा में, वही चीज यहां पे लिखी गई है। देखो, आपके आसपास दिखने वाली हर वो चीज जो थोड़ी सी जगह घेरती है और जिसमें थोड़ा बहुत वजन या भार होता है, वो पदार्थ है मेरे भाई, ठीक है। यह मोबाइल जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप ये वीडियो किसी फोन में देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे, हवा जो आपको छूकर निकल रही है, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी पदार्थ है मेरे भाई, क्योंकि इससे हम महसूस कर सकते हैं और इसका जो है अपना वजन होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? आई होप आपको आज पता चल गया होगा, कोई भी जो आपके नियर बाई जितनी भी चीजें हैं वो पदार्थ है, और पदार्थ क्या होता है यहाँ पे आपको आसान भाषा में समझ आ गया होगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? अंतरा आणविक बल बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अंतरा आणविक बल और अवकाश, ये चीजें क्या होती है? अब मैं यहां पर इतनी डिटेल से आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये शब्दों का मतलब आपको समझ आना चाहिए। अब एग्जामिनर आपको जो है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अंतरा आणविक जो है बल दे देगा, अब इस शब्द का मतलब ही जब तक आपको नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे उस आंसर को जो है ठीक कर पाएंगे? आप मजबूर हो जाएंगे तुक्का लगाने के लिए, जो कि 99% उम्मीद है गलत ही होगा मेरे भाई। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूं, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा करो, शब्दों का मतलब अच्छे से जो है सीखने की कोशिश किया करो कि इस शब्द का मतलब क्या है। जिस दिन आपको शब्दों का मतलब समझ आना स्टार्ट हो जाएगा ना, यकीन मानिएगा इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश वो आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहती है कि अंतर आणविक बल के बारे में, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। पदार्थ के आकर्षण के बीच, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक पदार्थ है मेरे भाई, ठीक है, ये एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो गया, फॉर एग्जांपल मान के चलियो, इसके अंदर पदार्थ के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान के चलो एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं, ठीक है। ये जो एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को अंतरा आणविक बल कहा जाता है। अब देखो, पदार्थ
एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है? पदार्थ के कणों के बीच, ये पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है, ये एक पदार्थ है, इन पदार्थों के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। ये जो छोटे छोटे कण है ना, इनके बीच क्या करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं, तथा उनके बीच के रिक्त स्थान को अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना अवकाश, तो ये चीज भी याद रखना। इन जो कणों के बीच में देखो स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस दिख रहा है, ये देखो स्पेस है, ये अभी तो मैंने डॉट लगा दी, लेकिन डॉट से पहले क्या था, वहां पर स्पेस था। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, अंतरा आणविक स्पेस बोला जाता है। सॉरी, स्पेस बोल रहा हूं, अवकाश बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां से समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब है, आपको सीधा सा एग्जांपल देगा, क्वेश्चन में क्या करके देगा, क्वेश्चन में आपको ये दे देगा, बताइए निम्नलिखित को क्या कहा जाता है, पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है ना, उसको क्या कहा जाता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। वहां पर जो है 4 ऑप्शन दे देगा और आप बता नहीं पाओगे कि अंतर आणविक बल उसको बोला जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अंतर आणविक बल किसको कहा जाता है। सिंपल सा मैंने बताया, कोई एक पदार्थ है, ठीक है, कोई एक पदार्थ है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे क्या है, कण है, ये एक दूसरे को अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बस इसी को क्या बोलते हैं, अंतर आणविक जो है क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। अब आपसे पूछ ले, बताइए अंतर आणविक बल तो आपने बता दिया, अवकाश भी बता दो। तो इन दो जो जी छोटे छोटे कण है ना, इनके बीच में देखो छोटा छोटा स्पेस है, इस छोटे छोटे स्पेस को ही क्या बोला जाता है, अंतर आणविक अवकाश बोला जाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, जो मैंने मेरे तरीके से समझाई। अब जो है सिंपल तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे देखो क्या लिखा है, सरल भाषा में, दुनिया का कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अदृश्य कणों से मिलकर बना है, जैसे मैंने यहां पर समझाया, ठीक है। इन कणों के बीच में एक फेविकोल जैसा मजबूत जोड़ है, ये जो छोटे छोटे कण है ना, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही जो है एग्जाम्पल देसी लैंग्वेज में बता रहा है, फेविकोल जैसा मजबूत जोड़ काम करता है, जो इन्हें आपस में बांधकर रखता है, इसे ही हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। और इन कणों के बीच में थोड़ी बहुत खाली जगह भी होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया, ये छोटी छोटी खाली जगह है ना, इनको क्या बोला जाता है, इनको अंतर आणविक अवकाश यानी कि कणों का अपना पर्सनल स्पेस बोला जाता है। बताओ आपको क्या नहीं समझ आया, इतनी आसान भाषा में आपको लिख कर दे दिया है, और इतनी आसान भाषा में मैं यहां पर आपको समझा भी रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। इससे आसान नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। इस वीडियो को अच्छे से आराम से देख लेना, हो सकता है पहली बार में आपको समझ ना आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार इतने डिटेल से पढ़ रहे होंगे मेरे भाई। मैं बस इतना सा कह रहा हूं, एग्जाम से पहले इन वीडियोज को मल्टीपल्स टाइम देखकर चले जाना, आराम से बैठ के तसल्ली से, ठीक है। मैं मान ही नहीं सकता कि एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अंतर आणविक बल और अवकाश हमने देख लिया, और यकीन मानना जो हम क्वेश्चन करेंगे ना 30 क्वेश्चन, इन्हीं से क्वेश्चन निकल कर आएंगे मेरे भाई। वहां पर इतना आसान तरीके से आप उन क्वेश्चनों का आंसर कर पाएंगे, अगर यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लोगे मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। 4th पॉइंट में कह रहा है ठोस, द्रव और गैस की आंतरिक संरचना मेरे भाई, ठीक है। ठोस, द्रव और जो गैस होती है, इनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, रूल देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है, तो एनसीईआरटी का पॉइंट कहता है ठोसों में अंतर आणविक बल सबसे मजबूत और रिक्त स्थान सबसे कम होता है, जबकि गैसों में अंतर आणविक बल सबसे कमजोर और जो है रिक्त स्थान जो है सबसे अधिक होता है मेरे भाई, ठीक है। अभी हम अंतर आणविक बल के बारे में पढ़ के आए हैं मेरे भाई, ठीक है। अंतर कैसे लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं। अंतर आणविक बल के बारे में हम पढ़ के आए हैं मेरे भाई, ठीक है। अंतर आणविक बल के बारे में आपको पता चल गया भाई, क्या होता है अंतर आणविक बल। कोई एक पदार्थ है मेरे भाई, ठीक है, कोई एक पदार्थ है, इसके अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, ये एक दूसरे को अपने आप से चिपकाए हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी को अंतर आणविक बल बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब आप अगर आपसे कोई पूछे तो बता दे भाई अंतर आणविक अवकाश क्या होता है, तो आप बताएंगे यही जो पदार्थ है, इनके अंदर छोटे छोटे कण है, इन छोटे छोटे कणों के बीच में जो स्पेस है ना, इनको अवकाश बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसी से आगे बढ़ के ये क्या कह रहा है कि भाई आप बताओ ठोस, द्रव और गैस की आंतरिक जो संरचना होती है ना, इनके अंदर ठोस होते हैं ना, ठोस यानी कि आप मान लो लोहा, मान लो, सिंपल सी बात है। ठोस क्या होता है, लोहा होता है, और ये क्या कह रहा है कि सबसे मजबूत होता है, रिक्त स्थान सबसे कम होता है। अब जाहिर सी बात है रिक्त स्थान कम होगा। फॉर एग्जांपल ये एक पदार्थ है, इसके अंदर क्या होगा, ये एक ठोस है, इसके अंदर छोटा छोटा जितने कण जितनी पास होंगे ना, वो उतने मजबूत होंगे मेरे भाई, ठीक है। सिंपल सी बात आप ऐसे समझो, जो छोटे छोटे कण जितने पास होंगे ना, जितने नियर बाय होंगे, वो जो है उतने ही सॉलिड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे क्या कहता है, गैसों में अंतर आणविक बल सबसे कमजोर होता है और रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। मतलब ऐसे भी आप समझते हो, डेफिनेशन में आपको चलिए यहाँ पे बताता हूँ। ठोस होता है, द्रव होता है
और गैस होता है मेरे भाई, ठीक है। ये मध्य तौर पर होता है, ये मध्य में होता है, ठीक है। लेकिन जो गैस होती है ना, गैस, इसके अंदर जो अंतर आणविक बल होता है वो कमजोर होता है मेरे भाई। देखो नीचे लिखा भी है कमजोर कहाँ पे गया, ये देखो, सबसे कमजोर और रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। ये तो मैंने डेफिनेशन के आधार पर बता दिया। सबसे ऐसे ही पूछेगा, बताइए, जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन दे देगा, लोहा दे देगा, ठीक है, गैस दे देगा, द्रव्य दे देगा, और कह देगा बताइए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में जो है अंतर आणविक बल सबसे मजबूत होता है, तो आप बताएंगे ठोस यानी कि लोहे में जो अंतर आणविक बल सबसे मजबूत होता है। ऐसे एग्जांपल देंगे, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, जितनी पास होंगे, जितने एक दूसरे के पास होंगे वो उतना ही स्ट्रोंग होंगे मेरे भाई। और ये जो छोटे छोटे कण जितनी जितनी दूर होंगे, ठीक है, जितनी जितनी दूर होंगे उतना ही वो कमजोर होंगे। तो सबसे कमजोर किस में होते हैं? गैस के अंदर होते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं, इससे भी बिल्कुल सिंपल तरीके में यहां पर समझाता हूं। ये देखो, सरल भाषा में मैंने लिख दिया है। इसको ऐसे समझो दोस्तों, ठोस जैसे कि लोहा के कण एकदम पक्के दोस्त की तरह होते हैं, हाथ पकड़कर चिपके रहते हैं, इनके बीच बिल्कुल जगह नहीं होती है। कैसे याद रखोगे? याद आप ऐसे रखोगे, अंतर आणविक बल सबसे मजबूत किस में होता है? लोहे में होता है। तो आप याद रखोगे भाई, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, जो भी देख रहे हो, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो? हम दोनों चिपक के रहें, बीच में से हवा भी पास नहीं होनी चाहिए। तो आप दोनों क्या हो जाएंगे? स्ट्रोंग हो जाओगे, एकदम से चिपक के स्ट्रोंग हो जाओगे ना। तो बस इसी को जो है बोलते हैं अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? लोहे में होगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे के पास चिपक के रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, द्रव जैसे कि पानी के कण थोड़े ढीले होते हैं, ये आपस में घूम सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? द्रव वाली अवस्था होगी। लेकिन गैस के कण तो बिल्कुल आवारा होते हैं, इनके बीच कोई प्यार मोहब्बत बल नहीं होता, या ये जहां मर्जी वहां दूर दूर तक भागते हैं, इसीलिए इनमें जो है बिल्कुल अंतर आणविक बल जो है कमजोर होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल आसान भाषा में चल रहा हूं। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं गैसीय नियम और उनकी चाल देख लेते हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। एक तो बायल का नियम इंपॉर्टेंट है और एक जो है चार्ल्स का नियम इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। वैसे मैंने बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पे एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी लिख दी है, यहाँ पे चार्ल्स के नियम की डेफिनेशन लिख दी है, यहाँ पे सरल भाषा में लिख दिया है और यहाँ पे सरल भाषा में लिख दिया है। फिर भी मैं इसको आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है डायरेक्ट नीचे चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहां से हम, चलिए डायरेक्ट नीचे ही चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। चलिए लिखा हुआ है समझा देता हूं, अदरवाइज जो है कोई बात नहीं, लो लिख ही देता हूं, कोई नहीं, 2 मिनट लगेगी, ठीक है। बायल्स का नियम, बायल का नियम, ठीक है। बायल का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो ये कहता है व्यत कर्मानुपाती होता है मेरे भाई, ये, ठीक है, व्यत कर्मानुपाती होता है, ठीक है, व्यत कर्मानुपाती। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? व्यत कर्मानुपाती को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझो। बायल का नियम क्या कहता है? जब आप किसी गैस को दबाते हैं, ठीक है, जब आप, ये ऊपर भी लिखी है, डोंट वरी, जब आप किसी गैस को दबाते हैं, अभी करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, किसी गैस को दबाते हैं, यानी कि दाब, प्रेशर, सॉरी यहां पे लिख देता हूं, दाब, प्रेशर, ठीक है, प्रेशराइज्ड करते हैं, तो क्या होगा? तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? घट जाएगा, ठीक है। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। घट जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। ये देखो क्या कह रहा है, किसी चीज को दबाते हैं यानी कि दाब करेंगे, प्रेशर देंगे, तो उसका आयतन वॉल्यूम घट जाएगा। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी मेरे भाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है व्यत कर्मानुपाती का P प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखेंगे ना, प्रोपोर्शनल ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनल थोड़ा सा अजीब सा है, याद रखना, 1/वॉल्यूम आ जाएगा। ये इसका जो है गणितीय फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। नीचे देख लेते हैं चार्ल्स का नियम मेरे भाई, ठीक है, चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या कहता है? थोड़ा सा आप एक बार
एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है मेरे भाई, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है मेरे भाई, ठीक है, या फिर समानुपाती बोलते हैं इसको, समानुपाती बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे भाई, ठीक है, डायरेक्टली इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब यह क्या बताता है कि तापमान, एक सेकेंड, एक बार समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ लोगे ना तो यकीन मानिएगा लाइफ टाइम के लिए चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और फिर कभी आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये चार्ल्स का नियम का क्या कहता है, तो यह कहता है कि तापमान और आयतन, तापमान और आयतन, ठीक है, तापमान और आयतन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, ठीक है। जब आप किसी गैस, गैस ही आएगा ना, हाँ गैस ही आएगा, किसी गैस को गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे, मतलब कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब आप किसी गैस को गर्म करेंगे यानी कि तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो गैस के अणु, तो गैस के अणु क्या होंगे भाई, किसी चीज को आप गर्म करोगे तो क्या होगा मेरे गैस के जो अणु होती है वो तेजी से फैलेंगे, अणु तेजी से फैलेंगे, तेजी से फैलेंगे। इसका एक एग्जांपल बताऊं क्या है फैलेंगे, एक सेकंड, इसका तेजी से फैलेंगे, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये चार्ल्स के नियम की बात कर रहे हैं। देखो चार्ल्स के नियम कहाँ गया, अरे यार आजा नीचे, ये चार्ल्स के नियम की बात कर रहे हैं। अब चार्ल्स के नियम का एक सबसे बड़ा उदाहरण पता है क्या है, गर्मियां अभी चल रही है ना, गर्मियां अपने पीक पर चल रही है, जून का महीना चल रहा है। अब गर्मियों में एक समस्या आपने देखी होगी, नॉर्मली क्या समस्या होती है, टायर फटने की समस्या मेरे भाई, ठीक है, टायर फटने की समस्या, टायर फटने की समस्या। अब ये टायर फटने की समस्या किसी के भी साथ हो सकती है, आप स्कूटी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ट्रक का टायर होता है। ये क्यों फटते हैं, ये इसीलिए तो फटते हैं, कोई चीज जब आप गर्म करोगे, अब इतना जो है गर्म टेम्परेचर हो रहा है, कोई चीज गर्म होगी, गर्म होगी तो क्या होगी, गैस के अणु, गैस ही तो होती है टायर के अंदर, गैस के अणु तेजी से फैलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक टायर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये गैस है मेरे भाई, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, ये गैस है। अब ये गर्म होंगे, जाहिर सी बात है जून के महीने में गर्म होंगे, गर्म होंगे तो ये बाहर भागने की कोशिश करेंगे, बाहर भागने की कोशिश करेंगे, इसी वजह से जो है टायर फट जाता है मेरे भाई। ये था इसका एग्जाम्पल। अब हम यहाँ थे तेजी से फैलेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो क्या होगा, गैस के अणु जो है तेजी से फैलेंगे मेरे भाई, और उसका आयतन बढ़ेगा, और उसका आयतन बढ़ेगा, और उसका आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो टायर फट जाएगा। ये आयतन हवा जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगी, आयतन बढ़ाएगी तो टायर फट जाएगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है इससे आप याद रखेंगे, और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला भी याद रखना भाई, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा मेरे भाई V प्रोपोर्शनल जो है, V प्रोपोर्शनल T, यानी कि ये इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर जो है इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया समझ में, चलिए एक चार्ट बना के आपको बता देता हूं, टेबल बना के भी आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आनी चाहिए मेरे भाई आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देता हूं, यहाँ पे नियम लिख देता हूं, ठीक है, होगा ना पेज, ठीक है पेज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नियम, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, क्या नियत रहेगा, क्या नियत रहेगा, नियत को तो समझते हो ना इंग्लिश में क्या रहेगा, क्या नियत का मतलब कांस्टेंट मेरे भाई, ठीक है, CONT ऊपर लिखा है ये सारी चीजें, कॉन्टेस्ट कांस्टेंट आएगा ना, CONST आएगा ना, CONSTANT कांस्टेंट, ये सारी चीजें ऊपर लिखी गई है। मैं बोल रहा हूं ना, एक बार में ये चीज समझ नहीं आएंगी, शायद आपको ऐसा लग रहा हो क्या कांस्टेंट नियत रहेगा, क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर आ गया। इसीलिए शांति से बैठना, इस PDF को डाउनलोड कर लेना, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आराम से सारी चीजें समझ आएंगी मेरे भाई। सिर्फ समझने के लिए 2 से 3 ही चीजें हैं इसके अंदर, एक तो चार्ल्स का नियम, एक बायल का नियम, एक कोलाइड और एक टिंडल प्रभाव, ये 3-4 चीजें ही आपको समझनी है। बाकी पूरा चैप्टर आपने पहले से पढ़ा भी होगा, पहले से आपको आता भी होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नियम, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा तभी तो आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या रहेगा, संबंध,
ठीक है, संबंध यानी कि रिलेशन। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, उसके बाद जो है आपसे गणितीय फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है, जो मैंने ऊपर आपको लिखे हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंत में जो है इसका मतलब आ जाएगा बिल्कुल सिंपल भाषा में मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बायल का नियम पढ़ा था मेरे भाई। ठीक है, बायल का नियम पढ़ा था। बायल के नियम में हमने क्या देखा था, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहा था मेरे भाई। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान मेरे भाई। ठीक है, तापमान ऊपर दिखाऊंगा, अभी सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, तापमान इसके अंदर कांस्टेंट रहा था मेरे भाई। ठीक है, और संबंध क्या था, संबंध इसका व्युत्क्रमानुपाती था मेरे भाई। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती था, कर्मानुपाती। ठीक है, संबंध इसका व्युत्क्रमानुपाती था। और फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, प्रेशर अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, प्रोपोर्शनल 1/V यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपसे प्रेशर की जगह वॉल्यूम पूछ ले भाई, वॉल्यूम बताओ, तो क्या आप बताओगे, प्रोपोर्शनल 1/B 1/P, प्रेशर जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब सिंपल सा इसका ये है कि अगर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वॉल्यूम घटेगा। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम यानी कि आयतन घटेगा मेरे भाई, आयतन घटेगा। आई बात समझ में, ये हो गई पहले बॉयल की नियम की बात। अब कर लेते हैं चार्ल्स की नियम की बात। चार्ल्स का नियम, डोंट वरी, ये भी सेव कर दूंगा मैं, चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा चेंज है। अब ये क्या कहता है, इसने क्या कहा, तापमान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चार्ल्स का नियम क्या कहता है मेरे भाई, चार्ल्स का नियम कहता है कि दाब कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई। ठीक है, दाब कांस्टेंट रहेगा यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई। आई बात समझ में। अब ये क्या आ जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, अनुकर्मानुपाती हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अनुकर्मापाती हो जाएगा यानी कि समानुपाती हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल बाय टी आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, तो सिंपल भाषा में बताऊं, अगर तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, बताया था ना, बढ़ेगा, एक सेकंड, बढ़ेगा। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना, गर्मियों में टायरों की जो समस्या आती है, टायर क्यों फटते हैं, इसी वजह से। मतलब बायल का एक अलग सिद्धांत है, बायल का अपना नियम है, और जो चार्ल्स है उसका अपना नियम है। सिंपल सी बात है, थोड़े से अपोजिट है, बस आपको इन्हीं तरीके से याद रखने हैं मेरे भाई। ठीक है, बस ये याद रखना, बायल का नियम में जो है तापमान कॉन्स्टेंट है, और जो चार्ल्स के नियम में जो है प्रेशर कॉन्स्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ये संबंध व्यत्क्रमानुपाती दर्शाता है, और ये अनुकर्माती दर्शाता है मेरे भाई। सिंपल सी बात कही गई है मेरे भाई। ठीक है, दोबारा से समझाऊं, चलिए दोबारा से समझाता हूं। ये क्या है, बायल्स का नियम। ठीक है, बायल्स का नियम में क्या कहता है, बायल्स का नियम में ये कहता है मेरे भाई, फॉर एग्जांपल ये है एक चीज है मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर जो है हवा है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे जो है क्या है, एक हवा है। अब इसको कंप्रेस करोगे आप, ठीक है, इस चीज को कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करने का मतलब जो है, इसको दबाओगे, इस बॉक्स को दबाओगे तो क्या करेगी, आगे जाके जो है ये बॉक्स सिर्फ इतना से रह जाएगा। कंप्रेस होके क्या होगी, ये छोटा सा बॉक्स बन गया। मतलब हवा जो यहां पर फैली हुई थी, अब सिर्फ हवा यहां पर फैली हुई, कंप्रेस होके छोटी हो गई ना। तो ये यही तो कहना चाह रहा है यहां पे, देखो, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा यानी कि आपने दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाया यानी कि प्रेशर बढ़ाया। यहां से आपने प्रेशर बढ़ाया, यहां से आपने प्रेशर बढ़ाया, तो ये क्या हो गया, छोटा बॉक्स हो गया, कंप्रेस बढ़ गया, यानी कि दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन घट गया, आयतन घट गया। ये आयतन ही तो है, ये आयतन छोटा स्थान हो गया इसका, देखो ये आयतन छोटा हो गया ना। अब चार्ल्स का नियम क्या कहता है, ये सी फॉर चार्ल्स, चार्ल्स का नियम सिंपल सी बात कहता है। अब कोई चीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज है, फॉर एग्जांपल ये एक चीज है, इसको आपने गर्म किया, ठीक है, इसको आपने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद क्या होगी, ये बड़ा स्थान ले लेगी, यानी कि ये जगह को बड़ा कर लेगी, स्थान घेरने की कोशिश करेगी। सिंपल सी बात है। तो यही बात है, इसके अंदर जो है हवा है, छोटे छोटे कण है, ये गर्मियों में गर्म होंगे और ये फैलने की कोशिश करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, इससे जो है टायर फट जाएगा। सिंपल सी बात है, इतनी सी चीज आपको समझनी थी मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक और चीज है, इनके अलावा, इन दोनों चार्ल्स और बायल्स नियम के अलावा ना एक और चीज है, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, ऊपर हम बाद में चलेंगे सीधा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या समझेंगे, यहाँ पे आप समझेंगे तीसरे पॉइंट में परम ताप मेरे भाई। ठीक है, परम ताप, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको बोलते हैं मेरे भाई, टेम्परेचर एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप सभी को बताया, टेम्परेचर तो सेल्सियस में भी होता है और क्या होता है, केल्विन भी होता है मेरे भाई। ठीक है, केल्विन भी होता है, लेकिन आप यहां पर सेल्सियस को मारोगे गोली, सिर्फ केल्विन में ही ये मापा जाता है। जो चार्ल्स का नियम है ना, ये केल्विन में ही जो है चलता है, सेल्सियस में नहीं चलता है। इसीलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई। ठीक है, परम ताप, परम ताप का मतलब होता है
केल्विन, केल्विन कैसे लिखेंगे, ऐसे होता है केल्विन, केल्विन को ऐसे लिखेंगे के में मेरे भाई, ठीक है। पैमाने में होना, पैमाने में होना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखना भाई। ये जो केल्विन है ना, ये जो ताप है, ताप क्या होता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो केल्विन में भी हो सकता है, सेल्सियस में भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, ओनली केल्विन में ही होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, पैमाने में होना चाहिए, केल्विन पैमाने में ही होना चाहिए, सेल्सियस में नहीं। ये कंडीशन है मेरे भाई, याद रखना, सेल्सियस में नहीं, ठीक है, सेल्सियस में नहीं। इसीलिए किसी लिए मतलब अगर सेल्सियस में नहीं होगा, केल्विन में ही पैमाना होगा, तभी चार्ल्स का नियम सही बैठता है मेरे भाई। इसीलिए तभी चार्ल्स का नियम सही बैठता है, सही बैठता है मेरे भाई। आई बात समझ में, ये चीज आपको याद रखनी है। और बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर छोटा सा आपको करके बताऊं, चार्ल्स का नियम आपने बताया, देखा था क्या था, V प्रोपोर्शनल T था मेरे भाई, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम था मेरे भाई, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था। ये दो शब्द आपको याद रखनी है। तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, याद रखना है। तापमान यानी कि टेम्परेचर, ठीक है, और ये क्या है, वॉल्यूम, आयतन, सीधी सी बात है मेरे भाई, याद रखना। जो है चार्ल्स भाई साहब क्या कहते हैं, चार्ल्स भाई साहब ये कहते हैं कि भाई जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन बोयल भाई साहब क्या कहते हैं, अगर किसी चीज को प्रेशराइज करोगे, दबाओगे, तो क्या होगा, आयतन घटेगा, सिंपल सी चीज है। इससे आसान भाषा में मैं नहीं समझा सकता मेरे भाई, ठीक है। ये हो गई है दोनों चीजें। कहाँ तक पहुंचे थे हम, तो यहाँ तक पहुंच गए थे मेरे भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे, चार्ल्स का नियम। बाकी एक बार पढ़ के बता देता हूँ, सिंपल सी पढ़ूंगा मैं, बाकी मैं सारा कुछ बता चुका हूं। देखो चार्ल्स का नियम क्या कहते हैं, नियत दाब पर, नियत दाब यानी कि कांस्टेंट रहेगा दाब, आया ना, सारी चीजें मैंने नीचे टेबल में लिखी है, वहां से भी देख लेना। कांस्टेंट दाब पर किसी गैस का निश्चित आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती V प्रोपोर्शनल T होता है मेरे भाई। यहां पे देखो चार्ल्स साहब कहते हैं कि प्रेशर कुकर को भूल जाओ, अगर आप किसी गैस को नीचे से गर्मी दोगे, अरे ये तो चार्ल्स का आ गया ना, पहले वो देखते हैं, बॉयल्स का नियम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयल्स का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नियत ताप यानी कि कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर मेरे भाई, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है मेरे भाई, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, वहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स के नियम में। यहाँ पे देखो नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्यत कर्मानुपाती, P प्रोपोर्शनल, P यानी कि प्रेशर और प्रोपोर्शनल यानी कि 1/V ऐसे लिखा जाएगा मेरे भाई, इसको प्रेशर प्रोपोर्शनल ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनल और क्या लिखेंगे 1/V, V बटे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बॉयल बाबू का नियम बड़ा सीधा है, मान लो तापमान को फिक्स कर दें, यानी कि हमने देखा ना, ये रहा देखो ताप कांस्टेंट कर दिया। अब अगर आप किसी गैस को ऊपर से जोर दबाओगे, फॉर एग्जांपल ऊपर से दे लो, कहीं से दे लो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर गैस है, ठीक है, ये गैस है, अब आपको यहां से भी प्रेशराइज करोगे, यहां से भी प्रेशराइज करोगे, दाब बढ़ाओगे तो बेचारी गैस पिचक कर छोटे डिब्बे में आ जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था, ये गैस जो है पिचक कर छोटे से डिब्बे में आ गई। अब क्या होगा, पहले इसका आयतन बड़ा था, अब आयतन क्या हो गया, छोटा हो गया, सिंपल सी यही तो वो चीज कहने की कोशिश कर रहा है, आयतन कम हो जाएगा, यानी जितना प्रेशर मारोगे गैस उतनी ही कम जगह घेरेगी, यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है। बॉयल भाई साहब क्या कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं, सिंपल सी बात है, किसी चीज को आप प्रेशराइज करोगे तो उसका जो आयतन है वो घटेगा, सिंपल सी बात है, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी मेरे भाई। सेम चीज यहां पे कह रहा है चार्ल्स के नियम में, ये थोड़ा सा अपोजिट है, नियत दाब पर, ऊपर क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, किसी गैस का निश्चित आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती भी इसको बोलते हैं, V प्रोपोर्शनल T यानी कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है मेरे भाई। सरल भाषा में समझो तो चार्ल्स साहब कहते हैं कि प्रेशर कुकर को भूल जाओ, अब अगर आप किसी गैस को नीचे से गर्मी दोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पतीला है, इसके अंदर गैस है मेरे भाई, ठीक है, ये गैस है, और यहाँ पे आपने जो है आग जला दी, अब नीचे से आप इसका तापमान बढ़ा रहे हो तो उसके कणों में जोश आ जाएगा, जो अंदर इसके कण होते हैं ना वो गर्म हो जाएंगे, जोश आ जाएगा और वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, ये दूर भागने लगेंगे मेरे भाई, ठीक है, जिससे गैस फैल जाएगी, जाहिर सी बात है गैस फैल जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा। अब यहां से पहले इतनी थी, अब ये यहां तक फैल गई तो ये आयतन बढ़ गया। गर्मियों में गाड़ियों के टायर इसीलिए फटते हैं क्योंकि गर्मी के अंदर गैस फैलने की कोशिश करती है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, इतनी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर, पहले तो PDF आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई है, अब यहाँ पर वीडियो में भी आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है मेरे भाई। तो लाइक शेयर आप जरूर कर सकते हो मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया है चार्ल्स का नियम और बॉयल्स का नियम हमने देख लिया मेरे भाई, ठीक है। अब देखते हैं आगे अवागाड्रो संख्या क्या होता है। ये एक संख्या है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहते हैं, समान ताप और दाब। समान ताप यानी कि कॉन्स्टेंट, एक सेकेंड, CONSTANT, कॉन्स्टेंट क्या बोल रहा है, ताप यानी कि टेम्परेचर, और क्या बोल रहा है, प्रेशर, ठीक है। T से टेम्परेचर, P से प्रेशर पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है मेरे भाई, ठीक है। समझना क्या कह रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर जो गैस होती है ना, गैस उसके समान आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम में अणुओं की संख्या। ये कह रहा है कि ये एक जो है कोई भी बॉक्स लगा लो, इसके अंदर क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट इसका आपने टेम्परेचर कर दिया, ठीक है, कांस्टेंट आपने इसका टेम्परेचर कर दिया और कांस्टेंट आपने इसका क्या कर दिया, प्रेशर कर दिया इस बॉक्स का मेरे भाई। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे भाई क्या है, समान आयतन के अणु है। ये आयतन है मेरे भाई, ठीक है, अणु फैले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, अणु इसके अंदर फैले हुए हैं, अणुओं की संख्या समान होती है। ये जो अणु है ना इसके अंदर क्या है, ये समान है भाई, अणुओं की संख्या समान है। एक मोल में कुल अणु कितने होते हैं, 6.023 गुणा 10 की 23 अणु होते हैं। ये डायरेक्ट याद रख लेना, रट्टा मार लेना इस लाइन का। यहां से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है अवागाड्रो संख्या में जो है एक मोल में कुल कितने अणु होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 6 के आगे जो है 23 जीरो मेरे भाई, ठीक है, 23 जीरो आपको याद रखना है। तो 6.023 गुणा 10 की 23 ये आप याद रख लेना। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो सरल भाषा में, अवागाड्रो ने एक जादू की संख्या दी थी, दुनिया की कोई भी गैस ले आओ, अगर उनका डिब्बा आयतन एक बराबर है तो तापमान प्रेशर भी सेम है, तो उसके अंदर बैठे गैस के कणों की गिनती भी बिल्कुल फिक्स होगी। एक मोल गैस में कितने कण होंगे, यह संख्या याद करने के कर लो परीक्षा के लिए, ठीक है। 6 के आगे 23 जीरो लगा दो, यानी कि 6.023 गुणा 10 की 23 जो है ये संख्या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए हम आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं आदर्श गैस की सच्चाई, देख लेते हैं भाई आदर्श गैस क्या होते हैं। आदर्श गैस ऐसे समझो, चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वह गैस जो सभी गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। कुछ समझ आई। फॉर एग्जाम्पल की मान के चलो, आप बच्चे हो, सही सिंपल सी बात है, आप भी बच्चा हूं, मैं भी बच्चा हूं, सभी जो है अपने माता पिता के बच्चे ही होते हैं। अब आप अपने माता पिता का अच्छे तरीके से कहना मानते हो, जो वो काम करते हैं वो कहना मानते हो, ठीक है। वो कहते हैं पढ़ाई कर ले बेटा तो आप पढ़ाई करते हो, वो कहते हैं बेटा कि फोन छोड़ दो तो आप फोन छोड़ते हो। हर काम आप उस कहने का मतलब है आप उनका हर कहना मानते हो, तो आपको क्या कहा जाएगा, लोग कहेंगे, बाहर वाले लोग कहेंगे भाई ये तो सच में बहुत आदर्श बेटा है भाई, सच में कहना मानता है माँ बाप का। चलिए आगे देख लेते हैं। यह केवल एक काल्पनिक अवधारणा है मेरे भाई। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है, मतलब कहना तो आप मानते हो, इसमें कोई जाहिर सी बात नहीं है। बाहर वाले लोग कहेंगे भी कि भाई ये तो वाकई में आदर्श बेटा है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी तो गलतियां आप करते मिलोगे भाई। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद को बताना, ये चीज करते हो ना कुछ तो अदर एक्सपेरिमेंट करते हो ना, जिंदगी के दूसरी साइड में करते हो ना। अब फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बता देता हूं क्या है आदर्श बेटा आप कैसे हो। आदर्श बेटा आप इस वजह से हो कि आपके माँ बाप ने कहा बेटा पढ़ाई कर ले, आप पढ़ाई कर रहे हो। आपके माँ बाप ने कहा बेटा खाना खिला दे, डाल दे, मतलब छोटे छोटे घर के जो काम है वो कहते हैं, आप वो करते हो, आप हो गए आदर्श बेटा। लेकिन इसके परे आपने गर्लफ्रेंड बाहर बना रखी है, आप पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट पर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्ट सुल्ट काम करते हो, क्या वो सारी चीजें आप बताते हो अपने माँ बाप को? नहीं बताते ना। तो बस यही एक भ्रम है मेरे भाई, यही बात लिखी गई है कि यही एक जो है एक काल्पनिक धारणा है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलो यहां से देख लेते हैं। जैसे फिल्मों में एक आदर्श संस्कारी बेटा दिखाया जाता है जो हर बात मानता है, वैसे ही गैस सारे नियम माने वो आदर्श गैस है। पर सच बात तो यह है दोस्तों कि असल जिंदगी में जैसे कोई 100% परफेक्ट इंसान नहीं होता, वैसे ही असली दुनिया में कोई भी गैस आदर्श नहीं होती है। यह बस वैज्ञानिक की एक कल्पना है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, भाग 3 को देख लेते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण का खेल मेरे भाई, ठीक है। तत्व और यौगिक को देख लेते हैं। तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तत्व और यौगिक क्या होता है, यौगिक का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, यौगिक का मतलब क्या होता है, योग होता है। योग क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 + 2 आपने क्या कर दिया, क्या बन गया, 4 बन गया। मतलब कि 2 में आपने 2 को ऐड कर दिया, यानी कि 2 में आपने 2 का योग कर दिया, इसी को यौगिक बोलते हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। अब तत्व क्या होता है, तत्व एक सिंपल सा एक अलग प्रकार का जो है कण होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए इसको भी देख लेते हैं, एक सेकंड रुकना प्लीज।
चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसके सरल भाषा देख लेते हैं। यहाँ पे सरल भाषा में क्या बोला गया है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना मूल पदार्थ होता है मेरे भाई, ठीक है। तत्व क्या होता है, तत्व को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक ही प्रकार के तत्वों से बना होता है मेरे भाई, एक ही प्रकार के तत्वों से बना होता है, मूल पदार्थ से बना होता है मेरे भाई। फॉर एग्जांपल जो है ये एक पदार्थ है, मतलब ये एक पदार्थ है और इसी से जो है एक और पदार्थ बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तत्व बोलेंगे मेरे भाई, यानी कि एलिमेंट्स बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। अब यौगिक किसको बोलेंगे, यौगिक यानी कि दो चीजों से मिलकर जो बना है उसको यौगिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2O मेरे भाई, ठीक है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के दो कण है और ऑक्सीजन है, यानी कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा। नीचे लिखा भी है देखो, ठीक है। जब यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित भार के अनुपात से रासायनिक क्रिया बनता है मेरे भाई, ठीक है। सरल भाषा में देखो, तत्व का मतलब है बिल्कुल सिंगल और शुद्ध, जैसे शुद्ध सोना, उसमें सोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब दो या तीन तत्व आपस में एकदम पक्की नापतोल करके रासायनिक शादी कर लेते हैं तो वे यौगिक बन जाते हैं, जैसे पानी H2O। इसमें हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे, इसका अनुपात कभी नहीं बदलेगा। तो ये चीज आप याद रखना, तत्व क्या होता है, तत्व एक सिंगल होता है, शुद्ध होता है मेरे भाई, ठीक है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती एलिमेंट्स के अंदर। लेकिन जो यौगिक होती हैं उसके अंदर जो है समान चीजें मिलाई होती हैं, दो तत्व या फिर तीन तत्व या जितने भी मिलाए होते हैं उनको जो है यौगिक बोला जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं मेरे भाई, धातु, अधातु और उपधातु को देख लेते हैं, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो ये देखो तीन प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो तीन प्रकार के क्या होते हैं, धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और उपधातु होते हैं, यानी कि मेटलॉइड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धनायन यानी कि पॉजिटिव बनाते हैं, जहां से करंट गुजर सकता है, ठीक है। अधातु क्या होते हैं, अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन यानी कि नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव से बिजली थोड़ी गुजर सकती है। और उपधातु यानी कि मेटलॉइड, जो दोनों के गुण दर्शाते हैं उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, आई बात समझ में। सिंपल सा ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, जो धातु होते हैं ना, धातु क्या करते हैं मेरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। अधातु क्या होता है, अधातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और क्या करते हैं, एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। अब आप सभी जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से बिजली गुजारी जा सकती है, नेगेटिव चार्ज से बिजली नहीं गुजार सारी, यही तो चीज है। अब धातु क्या है, जो हम तांबे की तार है वो एक धातु ही तो है, वहां से बिजली गुजार सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब अधातु, लकड़ी जो है, लकड़ी अधातु है, वो थोड़ी है, मेटल थोड़ी है। अब इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है लकड़ी पर बिजली गुजारी जा सकती है, तो नहीं, सिंपल सी बात है। बस ये चीज आप याद रखना, यही सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा होगा। ये देखो, केमिस्ट्री में तत्वों के तीन खानदान है मेरे भाई, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या है, तत्वों के तीन खानदान है। पहला खानदान धातु है, दूसरा खानदान अधातु है और तीसरा खानदान उपधातु है मेरे भाई, ठीक है। पहला खानदान धातु क्या कहता है, ये बहुत दानी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दान करके पॉजिटिव बन जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, वर्तमान में आप जो है किसी को खाना खिलाओगे, किसी की पैसे से हेल्प करोगे, किसी की स्टडी मटेरियल से हेल्प करोगे, जैसे मैं आपकी फ्री को कर रहा हूं, तो आप भी तो मुझे अच्छा ही मानते होगे ना। हालांकि ऐसा नहीं है, सभी अच्छा मानते हैं, कोई एक दो भाई हैं जो अच्छा मानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बन गया, मैं एक दानवीर बन गया, दानी बन गया, लोगों की नजरों में अच्छा बन गया, मतलब किसी को कुछ देगा तो जो है अच्छा बन गया। तो वो क्या है, वो धातु है मेरे भाई। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है। लेकिन उसी केस में अधातु क्या करता है, ये लेता है, सबसे छीनता है। जैसे कि वर्तमान में हमारी सरकार ये क्या कर रही है, लोगों से छीन ही तो रही है, लोगों से नौकरी छीन रही है, लोगों के रोजगार छीन रही है, लोगों की संपत्तियां छीन रही है, लोगों के घरों को तोड़ रही है। क्या कर रही है, छीन ही तो रही है, छीन रही है। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर गुस्सा उत्पन्न होगा, जैसे हमारे अंदर, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ये गुस्सा कहां निकलेगा, 2029 में निकलेगा, ठीक है। मेरे अंदर तो है, आपके अंदर होगा तो देख लेना मेरे भाई, ठीक है। ये गुस्सा कहां निकलेगा, 2029 में निकलेगा। तो ये सभी से लोग छीनते हैं, तो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। यहां पे देखो, थोड़े लालची होते हैं, इलेक्ट्रॉन छीनकर नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, जैसे कि क्लोरीन। तीसरा उपधातु होता है, ये बीच के होते हैं, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिले होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं पॉइंट नंबर 11 को देख लेते हैं, यानी कि मिश्रण का स्वभाव क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। तो मिश्रण का स्वभाव देख लेते हैं। नेचर ऑफ मिक्सचर, वही मिक्स की हुई दो चीजें यार, सिंपल सी बात है।
तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिलाने पर मिश्रण बनता है। सिंपल सी बात है, तत्व हो, एलिमेंट्स हो या फिर यौगिक हो, इनको किसी भी अनिश्चित अनुपात, मतलब जिसका अनुपात निश्चित ना हो, ठीक है, अनुपात होता है ना, जैसे कि 1:3 हो गया, 1:4 हो गया, ये अनुपात निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उसमें जब आप तत्वों या फिर यौगिकों को बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलाने पर जो बनता है उसको मिश्रण कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, मिश्रण का मतलब है अपनी मर्जी का मालिक मेरे भाई। इसमें कोई रासायनिक बंधन या नाप तोल नहीं होता है। जैसे आप शाम को चाय के साथ जो नमकीन खाते हो ना, शाम के समय आप चाय तो पीते होगे ना भाई, हरियाणा वाले आप तो चाय पियो, हाँ सीधी सी बात है। ठीक है, साथ में अपने कि में चाय भी चाहिए भी भाई, भुजिया हो या फिर पकोड़े हो, कोई भी मिल जाए। तो नमकीन खाते हो ना, उसमें कोई काजू ज़्यादा हो डाल दे या फिर मूंगफली कम डाल दे। जो नमकीन खट्टा आता है ना, भुजिया का नमकीन खट्टा वाला आता है, खट्टा मीठा जो आता है, उसके अंदर मूंगफली के दाने भी होते हैं, काजू भी होते हैं। अब उसके अंदर कोई या तो काजू के दाने ज़्यादा डाल दे या फिर मूंगफली के दाने कम कर दे, इससे क्या होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? इससे नहीं प्रभाव पड़ेगा। नमकीन तो नमकीन ही रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि मूंगफली कम कर देगा, काजू ज़्यादा कर देगा, या काजू कम कर देगा, मूंगफली ज़्यादा कर देगा, तो इससे जो भुजिया है वो नमकीन की जगह मीठी हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा। उसका जो स्वभाव है वो तो नमकीन ही रहेगा ना। हवा भी एक मिश्रण है मेरे भाई, जिसमें बहुत सारी गैसें बिना किसी शादी ब्याह के बस एक साथ रह रही है, यही मिश्रण है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 12 को। पॉइंट नंबर 12 क्या बोलता है? समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है। पहले हमने मिश्रण को देखा, ठीक है, मिश्रण हम यहाँ पे देख के आए हैं। मिश्रण की डेफिनेशन, मिश्रण क्या होता है? किसी भी अनिश्चित अनुपात में जब आप किसी भी तत्व, एलिमेंट या फिर यौगिक को मिलाओगे तो उसको मिश्रण बोला जाता है। सिंपल सी बात है। अब मिश्रण से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक तो समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इनको बोलते हैं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है? समांगी मिश्रण में सभी घटक पूरी तरह समान रूप से मिश्रित होते हैं मेरे भाई। ठीक है, मतलब कि ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, कैसे समझोगे? फॉर एग्जाम्पल ये एक जो है जग है मेरे भाई। ठीक है, ये जग है, इसके अंदर पानी है मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, पानी है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया? ये पानी है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? पानी है। यहां पे लिख देता हूं पानी है। और इसके अंदर आपने क्या मिला दिया? चीनी को मिला दिया मेरे भाई। ठीक है, चीनी आपने अच्छी तरीके से घोल दी है, बीच में चीनी घुली हुई है, हल्का हल्का सा व्हाइट सा पानी हो जाता है। देखा है ना आपने? नींबू का तो पानी घर पे बनाया होगा ना, सिंपल सा पानी आप पहले जग में लेते हो, उसके अंदर आप जो है चीनी को घोलते हो तो चीनी अच्छी तरीके से घुल जाती है। तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर चीनी घुली है या नहीं बता सकते ना। तो बस यही क्या है? समांगी मिश्रण है मेरे भाई। अब विषमांगी मिश्रण, ये समांगी यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। डोंट वरी, इसको सारे को सेव कर दूंगा, ये आपको ऐसे ही मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, समांगी। अब विषमांगी क्या होता है ये भी पढ़ लो, विषमांगी। ठीक है, विषमांगी क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक बाल्टी है, ठीक है, ये एक बाल्टी है, इसके अंदर जो है पानी इकट्ठा है मेरे भाई। ठीक है, ये एक पानी है, ठीक है, ये क्या है? पानी है। अब इसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी मेरे भाई। ठीक है, यहां पर मिट्टी डाल दी और मिट्टी क्या करेगी? नीचे आके बैठ जाएगी। मिट्टी नीचे आके बैठ जाएगी, मतलब थोड़ी देर के बाद जब पानी आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल साफ मिट्टी नीचे नजर आएगी, पानी के नीचे जो है मिट्टी नजर आएगी। ठीक है, बिल्कुल आ रही है ना साफ मिट्टी नजर, इसी को बोलते हैं विषमांगी। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी बताने की ये कोशिश कर रहा है इस डेफिनेशन में। यहां से देख लो, पानी में चीनी घोल दो, क्या चीनी अलग से दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह एक हो जाते हैं। पानी और चीनी एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन अगर आप पानी में मिट्टी या बालू डाल देते हो तो मिट्टी नीचे अलग नाचती हुई दिखेगी, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जहां सब कुछ साफ साफ अलग दिखाई देता है मेरे भाई। सिंपल सी चीज है मेरे भाई, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो दो प्रभाव हमने देख लिया। पहला हमने क्या देखा? पहला हमने मिश्रण देखा मेरे भाई। ठीक है, मिश्रण देखा। उससे आगे स्टेप में हमने क्या देखा? उससे आगे हमने समांगी और विषमांगी देखा मेरे भाई। समांगी और विषमांगी देखा। विषमांगी, डोंट वरी, एक बार दिक्कत आएगी, एक बार 1 घंटा लगा देना। पूरे साल रट्टा मारने से अच्छा है, मैं कह रहा हूं पूरे साल का 1 दिन लगा देना, चाहे 24 घंटे इस वीडियो को देख लेना, लेकिन समझ आ जाएगी ना। उसके बाद ये चीजें आपको कभी डेफिनेशन मुश्किल नहीं लगेगी। चाहे चार्ल्स का नियम आपसे पूछ ले, चाहे बायल्स का नियम आपसे पूछ ले, चाहे आपसे क्या पूछ ले भाई, जो गर्मियों में आपसे कह दे, या फिर आपका भाई को आप बताओ कि भाई बताइयो कि गर्मियों में टायर क्यों फटते हैं, तो उसको क्या पता होगा कि टायर क्यों फटते हैं? तो आप उसको बता सकते हैं मेरे भाई, गर्मियों में चार्ल्स का नियम इस पे लागू होता है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है कि अगर आप किसी चीज को गर्म करोगे तो उसके अंदर जो आयतन है ना वो बढ़ने की कोशिश करेगा, फैलने की कोशिश करेगा, यानी कि उसके अंदर जो हवा है ना,
यानी कि क्या है, टेम्परेचर है, वो फैलने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए टायर फट जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। उसके बाद मिश्रण आप बताओगे, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण की डेफिनेशन मैंने आपको सिंपल सी बताई। उसके बाद मिश्रण के बाद एक स्टेप हम आगे बढ़े, समांगी और विषमांगी की बात बताई। इससे आगे जो है तीसरे पॉइंट आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम विलियम कोलाइड और जो है अलग करने की तकनीक पढ़ेंगे। कोलाइड और टिंडल प्रभाव जो है हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ चार्ल्स और बायल्स नियम इंपॉर्टेंट था, और ये इंपॉर्टेंट है जो है कोलाइड और टिंडल। इनको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है मेरे भाई। समझ जाओगे तो कोई चीजें आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बाकी पूरा चैप्टर आसान है, सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। चीजें तो हो रही हैं, 1 घंटा तो आपको हो गया है मेरे को समझाते, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर इन फ्यूचर की आप बात कर रहे हो, सिलेक्शन की आप बात कर रहे हो, तो 1 घंटा आपके लिए कोई बड़ी चीज है मेरे भाई। ठीक है, वैसे पूरा दिन आप यूट्यूब पर जो है बकवासबाजी ही करते हो, जो फालतू की वीडियोज देखते हो ना, वो टाइम वेस्टिंग है। उससे अच्छा जो है 1 घंटा आप ढंग की चीज देख लिया करो, दिमाग भी एक्सप्लोर होगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं, कोलाइड और टिंडल प्रभाव देख लेते हैं। ठीक है, कोलाइड क्या होता है मेरे भाई? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, ये एक विषमांगी मिश्रण है मेरे भाई। ठीक है, विषमांगी मिश्रण से पहले आप कोलाइड के बारे में जानने की कोशिश करो। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में जो है एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के बहुत बहुत छोटे जो कण होते हैं दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये क्या होता है? ये कोलाइड होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यही चीज यहाँ पे लिखी होगी, जिसके कणों का आकार 10-7 से 10-5 सेंटीमीटर होता है। यह प्रकाश का प्रकीर्णन करके टिंडल प्रभाव दिखाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। दूध को देखकर लगता है कि यह बिल्कुल साफ पानी जैसा घुला हुआ है मेरे भाई। जब आप सफेद दूध को देखते हो तो आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल साफ है मेरे भाई। लेकिन पर असल में दूध एक कोलाइड है जो धोखा देता है। इसके कण थोड़े बड़े होते हैं। जब एक अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से धूप आती है तो हवा में उड़ते धूल के कण चमकते हुए दिखते हैं ना, बस उसी रोशनी के मार्ग के चमकने को साइंस में टिंडल प्रभाव कहते हैं, और यह कोलाइड की सबसे बड़ी पहचान है। मतलब कि कोलाइड और टिंडल प्रभाव दोनों जो अलग अलग चीजें हैं, ये मत सोचना कि दोनों एक ही चीज है। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक प्रोसेस है मेरे भाई। ठीक है, कोलाइड क्या है? एक प्रोसेस है। लेकिन टिंडल प्रभाव क्या है? एक तरीका है जिससे कोलाइड देखा जाता है मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है ना, अंधेरे के कमरे या फिर सिनेमा जो हॉल होते हैं, वहां पर जो एक लाइट निकलती है वो सीधी लाइट जाती है, एक रास्ता बनाती हुई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक अंधेरे वाला कमरा है मेरे भाई। ठीक है, ये पूरा अंधेरा है, इसके अंदर कहाँ गया अंधेरे वाला? ब्लैक है क्या कोई कलर? ये रहा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ले लिया क्या? ठीक है, ये क्या है? ये एक ब्लैक कलर है मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये एक ब्लैक कलर है, पूरा कमरा ब्लैक से है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरे कमरे से है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम रेड कलर देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? एक लाइट को पूरी मतलब यहाँ पे एक छेद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छेद कर देते हैं, एक बारीक सी रोशनी आती है और इसको पार करके निकल जाती है। मतलब कि आपको दिख रहा है एक रास्ता सा बन रहा है यार लाइट कलर का। ये जो रास्ता है ना, यही क्या है? यही जो है टिंडल प्रभाव है मेरे भाई। आई बात समझ में? बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। आ गया समझ में? फिर भी आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और इजी करके बता दूंगा मेरे भाई। ठीक है, अब केंद्र बल नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 14 को देख लेते हैं। कौन सा हमारा पेन था? 14 हमारा पिंक वाला पेन था मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए 14 पॉइंट को देख लेते हैं। 14 पॉइंट क्या कहता है? 1 सेकंड मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 14 को लेते हैं। अब केंद्रण विधि देख लेते हैं। हमने पहले भी देखा था, 2 चीजें हमने देखी थी। क्या क्या देखी थी? एक तो अपकेंद्री बल देखा था, अपकेंद्री बल देखा था। ठीक है, एक हमने क्या देखा था? एक हमने अभिकेंद्री बल देखा था ना फिजिक्स के अंदर। हर चीजें सेम एक दूसरे से कनेक्ट है मेरे भाई। ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ आएंगी मेरे भाई। आई बात समझ में? अपकेंद्री बल मैंने आपको कैसे समझाया था? अप, इस शब्द से समझाया था। अप ऐसे आप याद रखेंगे। अप यानी कि ऊपर जाना मेरे भाई। ऊपर जाना यानी कि दूर जाना मेरे भाई। ठीक है, तो दूर जाना यानी कि ये जो सेंटर में जो होती है ना, सेंटर में कोई चीज है, तो ये जो बल लगाते हैं ना, ये बाहर की तरफ बल लगाती है। अपकेंद्री बल क्या है? बाहर की तरफ बल लगाती है। अपकेंद्री बल बाहर की तरफ बल लगाती है, बाहर की तरफ। इसके अपोजिट काम करेगी अभिकेंद्री क्या करेगी? सेंटर की तरफ बल लगाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये क्या करेगी?
सेंटर की तरफ बल लगाएगी उसको अभिकेंद्री बल बोलते हैं। तो अपकेंद्र बल दिया गया तो जाहिर सी बात है एनसीईआरटी का उदाहरण है। सीधा उदाहरण देके आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए जो दूध से मक्खन निकालने वाली विधि होती है, यानी कि जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो याद रखना अपकेंद्रण विधि पर काम करती है, यानी कि बल जो है बाहर की तरफ लगाती है। ठीक है, ये देखो इस विधि में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है जिससे बाहरी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो है ऊपर आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अपने घरों में मम्मी को मिक्सी या मथनी से दूध से मक्खन निकालते देखा होगा। जब दूध को तेजी से गोल गोल घुमाया जाता है, देखा है ना, अपनी एक ऐसी मशीन होती है, उसके अंदर जो है एक मशीन होती है, इसके ऊपर रखी होती है और नीचे कांडे से उसके लगे होते हैं, वो घूमती है जोर जोर और दूध जो है इस चारों ओर फैलता है मेरे भाई। ठीक है, गोल घुमाया जाता है तो भारी चीजें नीचे रह जाती है, भारी चीजें यानी कि दूध जो छाछ बनती है ना, हमारी लस्सी बनती है, वो नीचे रह जाती है। अब आप कहोगे छाछ तो यार हल्की सी होती है, पानी सा टाइप, पानी सा नहीं होता भाई, जब वो आयतन बनता है ना तो भारी होता है और भारी चीजें नीचे बैठ जाती है, उनका जो है जो वो जगह गिरती है ना वो ज़्यादा गिरती है। इसके अगेंस्ट जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे रह जाती है, हल्की चीज़ें मक्खन जो है तैर कर ऊपर जाता है। अब जो मक्खन है वो हल्का होता है, फैट ही तो होता है, वो हल्का हो जाता है। हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो आयतन जगह गिरता है ना वो छोटी सी जगह गिरता है, इसीलिए वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसी वॉशिंग मशीन वाले दूध और डेयरी वाले तरीके को वैज्ञानिक भाषा में अपकेंद्रण बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ऊर्ध्वपातन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम्स के अंदर मेरे भाई। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है सबसे पहले बता देता हूं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है मेरे भाई कि बताइए कौन सा पदार्थ जो है सीधा जो है ठोस पदार्थ बिना किसी जो है द्रव में बदले गैस में परिवर्तित हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपूर बोलते हैं मेरे भाई उसको। ठीक है, कपूर बोलते हैं। और ये जिस प्रक्रिया के हिसाब से, मतलब जिस प्रोसेस से सीधा ठोस से किस में बदलता है? गैस में बदलता है मेरे भाई। ठीक है, जिस प्रोसेस से ये सीधा ठोस से गैस में बदलता है ना उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सिंपल सी चीज ये है, ये आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे देखो कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी गुण को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है मेरे भाई। सरल भाषा में यहाँ पे देखो, नॉर्मली अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो क्या होगा? पानी बनेगा, सीधी सी बात है, फिर भाप बनेगी, है ना। देखा था ना हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या देखा था? पानी उबलने लगता है, उबलने के बाद क्या होगा? वो भाप बनकर उड़ने लगेगा। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ अलग ही चलता है, पदार्थ बड़े शॉर्टकट मारते हैं, जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर मेरे भाई। ठीक है, नोजदार अमोनियम क्लोराइड, इन्हें आप आग दिखाओगे तो ये पानी, मतलब पानी में चेंज नहीं होंगे, सीधा हवा में उड़ जाएंगे भाप बनकर मेरे भाई। इसी शॉर्टकट को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? आई बात समझ में नहीं आई? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देता हूं। ऊर्ध्वपातन एक प्रोसेस है मेरे भाई। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रोसेस है? ऐसी चीज की प्रोसेस है जो सीधे ठोस को जो है बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित कर देती है, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो जाएगा? कपूर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रभाजी आसवन को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पेट्रोलियम की सफाई, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए पेट्रोलियम की जो सफाई की जाती है वो किस विधि के द्वारा की जाती है? तो वो प्रभाजी आसवन के द्वारा की जाती है मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को पता है जो पेट्रोल होता है ना हमारा, पेट्रोल जो हम डीजल पेट्रोल या फिर, एक सेकंड मेरे भाई, समझ आना चाहिए यार, टाइम बेशक लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यकीन मानना जिस दिन आप पेपर दे के आओगे ना और ये सारी चीज़ें अगर आपने पूरी कंप्लीट पढ़ ली एग्जाम से पहले, जितनी मैंने यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दी और जितनी देने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले, दिल से पढ़ लोगे, सीरियसली पढ़ लोगे ना, एग्जाम देने के आने के बाद दोनों भाई बैठेंगे और मुझे बता देना भाई तेरी प्ले लिस्ट से एक क्वेश्चन भी नहीं आया मेरे भाई, मुंह पे बोल देना ना आए तो। क्वेश्चन ही नहीं आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन जब आप उनको आराम से बिना किसी माथे पर शिकस्त आए, बिना किसी परेशानी के सोल्व करोगे ना, क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको हर शब्द का मतलब वहां पर समझ आ रहा होगा। अच्छा, एग्जामिनर ने यहाँ पे मेरे भाई ऊर्ध्वपातन दे दिया, ऊर्ध्वपातन तो यार भाई ने बताया था, ऊर्ध्वपातन का क्या मतलब है? ऊर्ध्वपातन तो ऐसी प्रोसेस है मेरे भाई जो सीधा ठोस को जो है गैस में बदल देती है मेरे भाई। बस आंसर आपको दिखेगा कपूर, मारो सीधा, आंसर चेंज नहीं करेगा, आंसर तो सदियों से चला आ रहा है, कपूर ही क्वेश्चन पूछता है, कपूर ही आंसर रहेगा मेरे भाई उसका। ठीक है, ये तो समझाने का एक तरीका है जिससे आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको समझ आए कि कपूर उसका आंसर क्यों है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए आइए देख लेते हैं। अच्छा, जो पेट्रोल और डीजल आजकल बहुत रेट बढ़ रहे हैं मेरे भाई इनके, ठीक है ना, तो देख समझ के चलाया करो मेरे भाई। पेट्रोल और डीजल ये जो वर्तमान में हम गाड़ियों में डालते हैं, कैसा डालते हैं? साफ सुथरा डालते हैं ना, लेकिन जब इनको निकाला जाता है ना मेरे भाई जमीन में, कैसा निकाला जाता है? काला कीचड़,
ठीक है। काला कीचड़ देखा है, नालियों जैसा काला कीचड़, वैसा काला कीचड़ होता है। अब ये बनता कैसा है काला कीचड़, पता है किसी को? ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, ज्योग्राफी। बहुत सालों पहले क्या हुआ था, बहुत सालों पहले, सदियों पहले क्या हुआ था, बहुत सारे जब धरती इस तरफ इस तरफ हो गई थी, बहुत सारे लंबे चौड़े पेड़ जो है टूट कर कट कर जो है जमीन के नीचे दब गए थे, जीव जंतु मर गए थे, वो भी नीचे जमीन के अंदर दब गए थे। फिर उनके ऊपर जो है मिट्टी की परत जमने लग गई, परत दर परत जमती गई, वो नीचे दबते गए और हाई प्रेशर बनता गया। अब दबते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर के कारण ये क्या हुआ, काला कीचड़ में बदल गया। अब काला कीचड़ को जो है पेट्रोल पर शुद्धिकरण इनका करके जो है हम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं। यही चीज यहां पे लिखी गई है, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है प्रभाजी आसवन के रिगार्डिंग 25 डिग्री सेल्सियस से कम कथवानांक यानी कि किसकी बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वाले घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए प्रवाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम के घटक। चलिए यहां से देख लेते हैं। जमीन के नीचे से जो कच्चा तेल पेट्रोलियम निकाला जाता है वह बड़ा गाढ़ा और गंदा होता है, इसी को काला कीचड़ बोला जाता है। उसी एक तेल से पेट्रोल डीजल और केरोसिन को अलग अलग तापमान पर उबालकर निकाला जाता है मेरे भाई, ठीक है। वो जो काला कीचड़ होता है ना, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके जो है पेट्रोल डीजल और केरोसिन जो है निकाला जाता है। इस उबालने और अलग करने के वीआईपी तरीकों को पराभाजी आसवन कहता है। सिंपल सी बात है, बस ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है मेरे भाई। आई बात समझिए, जितना बोल रहा हूं बस उतना भी याद रखोगे ना, आपका काम चल जाएगा वनडे एग्जाम्स के लिए अगर आप बात करोगे तो मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। विपरीत परासरण कितने रह गए? अच्छा ये लास्ट रह गया क्या? चलिए फटाफट से इसको खत्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। विपरीत परासरण, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है विपरीत परासरण से क्वेश्चन। अब जो आपने घर पे आरओ लगा रखा है ना, आरओ रिवर्स ओस्मोसिस इसको बोलते हैं। ये आरओ जो है हमारा किस प्रक्रिया पर काम करता है, रिवर्स ओस्मोसिस पर जो है ये काम करता है। हिंदी में इसको विपरीत परासरण बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या बोलती है। अधिक सांद्रता वाले विलयन पर बाह्य दाब लगाने से विलायक के अणुओं को विपरीत दिशा में गति करना विपरीत परासरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने घर में जो है ये आरओ लगा लिया मेरे भाई, ठीक है। घर में क्या कर लिया, ये आरओ लगा लिया। अब आरओ में एक पाइप से पानी बाहर से आ रहा है, ये आपकी छत के बाहर के ऊपर की टंकी है मेरे भाई, ठीक है। क्या है ये, अरे ये तो गलत बन गया, ठीक है। ये क्या है, ये आपके छत के ऊपर की टंकी है मेरे भाई, ठीक है। ये पाइप सीधा इससे कनेक्ट है। अब टंकी के अंदर तो बहुत सारा गंदा पानी आता है, आप सभी जान लो। जो भाई मोस्टली जो हम नहरों का पानी यूज करते हैं उसमें बहुत सारी मिट्टी आती है, बहुत सारा डस्ट आता है, बहुत कुछ आता है। अब यहाँ से अगर हम पानी पीते तो डायरेक्ट हम बीमार हो जाते। वैसे तो ऐसी बात नहीं है, जो पानी हमारे घरों में आता है ना वो छान के ही आता है, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियाँ चल रही है ना, बहुत सारा डस्ट पोल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से हमें घर में आरओ की जरूरत पड़ गई। आज से 15-20 या फिर 25-30 साल पहले की बात करोगे ना, तो किसी के घर में आरओ नहीं होता था, साफ पानी आता था। वर्तमान में तो इतनी चिमनियां हो गई हैं, इतनी जो है यमुना नदी देख लो, जो यूपी बिहार से जो दिल्ली आते आते इतना पानी काला हो जाता है मेरे भाई, मछलियां तक मर गई उस काले पानी के अंदर। अब देख लो कितना जहरीला पानी है। तो वही यमुना आती तो हमारे हरियाणा में भी है ना, तो इसीलिए हमें घर में आरओ की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये पानी बहुत दूषित हो गया। अब हमारे घर के अंदर जो घर के ऊपर जो टंकी लगी हुई है ना, उसके अंदर पानी है। अब पानी तो है, ऊपर वाला पानी साफ रह जाता है, नीचे गंद बैठ जाता है, ठीक है। हम नहा लेते हैं, नहाने में पता नहीं चलता, लेकिन पानी पिया तो नहीं जा सकता। अब उस पानी को शुद्ध करने के लिए हमने घर में क्या लगा लिया, आरओ लगा लिया। और ये किस विधि पर काम करता है, ये विपरीत परासरण पर जो है काम करता है, यानी कि रिवर्स ओस्मोसिस पर जो है ये काम करता है मेरे भाई। ये क्या करता है, जो अशुद्ध पानी आता है ना, इस टंकी से अशुद्ध पानी आरओ में आता है, तो आरओ क्या करता है, इसको प्रेशराइज करता है, ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रेशर मारता है। और प्रेशर मारने के बाद क्या करता है, जो अशुद्धियां होती है ना, अशुद्धियां होती हैं, जो गंद होता है, वो अलग होके जो है इस पाइप से बाहर निकल जाता है। एक और पाइप निकली होती है ना यहाँ से, उस पाइप से बाहर निकल जाता है। और जो कहते हैं ना कि इस आरओ का पानी जो वेस्टेज बाहर निकलता है, वो हम किस में डालते हैं, वो हम इन्वर्टर में डालते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहां पर डालते हैं, इन्वर्टर के अंदर डालते हैं। इन्वर्टर के अंदर ऐसा ही तो पानी डालते हैं, या तो आरओ का डालते हैं या फिर बारिश का पानी डालते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आजकल हम हर घरों में जो है आरओ वाटर प्यूरिफाई लगा है, वह इसी तकनीक पर काम करता है। इसमें गंदे और खारे पानी पर बाहर से बहुत तेज प्रेशर डाला जाता है, जिससे पानी की सारी अशुद्धियां, लवण और हानिकारक मिनरल छनकर जो है अलग हो जाते हैं और हमें पीने का पानी बिल्कुल साफ मिलता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारी थ्योरी सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई। और मेरे हिसाब से, मैं सही सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में जब मैं साइंस सीरीज स्टार्ट कर रहा था ना,
सबसे पहले स्टार्टिंग में बताऊं कि मैंने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बता देता हूं, ये भी ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था और आपको जो है बता दिया था कि 60 मार्क्स का आप यहां पर कर सकते हो। बिलीव सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लेना, कंप्यूटर ले लेना, कंप्यूटर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, आता है मुझे, ठीक है। आप एग्रीकल्चर, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी है मेरे भाई, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ईजी है। एग्रीकल्चर हो गया, इंडिया जीके हो गई, ठीक है, इंडिया जीके के अंदर सारी चीज़ें आ गई, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई, सारी चीज़ें आसान है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन सच बताऊं, जब साइंस का नंबर आया था ना तो मैं घबरा गया था कि साइंस कैसे करवाऊंगा मेरे भाई, साइंस कैसे करवाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला। पहले तो मुझे लगा था साइंस छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा यार जब मैं ही अपने डिसीजन पर स्टैंड नहीं रह पाऊंगा तो फिर जो मेरे को फॉलो करते हैं या फिर जो मेरे से सीखेंगे वो क्या सीखेंगे मेरे भाई। तो इसीलिए मैंने खुद को प्रिपेयर किया बिल्कुल आसान भाषा में, इसको पहले एनसीईआरटी को तोड़ा, उसके बाद खुद से भी थोड़ा सा पढ़ा, बेसिक बेसिक चीज़ें वो मैं आपके लिए लेके आया आसान भाषा में, जितनी आपके लिए ज़रूरी है मेरे भाई। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको साइंस भी आसान भाषा में समझ आ रही होगी, पहले से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। इससे आसान भाषा तो मैं नहीं कर सकता दोस्तों, जितना मेरी ताकत थी साइंस में वो मैंने पूरी यहाँ पर लगा दी मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब हम चलते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चनों के ऊपर। सारी पहले चैप्टर का जो केमिस्ट्री था ना, पहला चैप्टर जो जिसका नाम क्या था, मैटर था मेरे भाई, ठीक है। क्या नाम था? पदार्थ था, सॉरी मैं, हाँ तो मैटर है, पदार्थ है, पदार्थ एवं उनकी प्रकृति। ये पहला चैप्टर हमारा थ्योरी बेस पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ से अब आप कितने भी क्वेश्चन लगा देना, अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे ना कि भाई विषमांगी और समांगी मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है, बॉयल्स का नियम क्या कहता है, ठीक है, एवोगैड्रो संख्या स्टैटिक कितनी होती है, 6.023 गुणा 10 की 23, ये इसकी स्टैटिक माइनस होता है। ये सारी अगर चीज़ें आप समझ लोगे और रट्टा मार लोगे ना तो यकीन मानना इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होने वाला। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, अब देखता हूं कैसे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? तो अभी हम बात करके आए हैं, एंटोनियो लेवोसियर को बोला जाता है मेरे भाई। सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको डिफिकल्ट लगेगा मेरे भाई, इतना डिटेल से मैंने यहां पर आपको समझा दिया है मेरे भाई, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? एंटोनियो लेवोसियर को बोला जाता है। बाकी आपको ये सारी चीजें पढ़नी है जो नीचे दी गई है ना, यहां पर मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपको ये सारी चीजें पढ़नी है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें आपको पढ़नी है क्योंकि हर चीज से आपको आपके वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपसे ये लाइन भी पूछ सकता है, जॉन डाल्टन के बारे में, जोसेफ प्रिंसले के बारे में भी पूछ सकता है, रदरफोर्ड के बारे में भी पूछ सकता है, इसीलिए ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज आपको डिटेल से पढ़नी है, सीक्वेंस वाइज पढ़नी है। पहले आपको वीडियोस पढ़नी है, अच्छे तरीके से देखनी है, 2 से 3 बार देख के अच्छे से तरीके से समझ लेना है। रट्टा तो आपको बिल्कुल लास्ट में मारना है, जब आपका एग्जाम होगा ना 1-2 दिन पहले, तब आप क्या करना, इस पीडीएफ को निकालना और रट्टा मारना, एक एक चीज को फटाफट चलना कि एंटोनियो लेवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दहन के सिद्धांत को समझाया था और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। जॉन डाल्टन क्या कहता है? इन्होंने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। ऐसे आपको पढ़ना है मेरे भाई। फिर मैं भी देखता हूं कैसे आपके नंबर कटते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द किससे बना है? कीमिया शब्द से बना है। और ये जो कीमिया शब्द है ये किस देश का प्राचीन नाम था? तो ये मिस्र देश का प्राचीन नाम था मेरे भाई, ठीक है। मिस्र देश का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको भी आराम से बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की एक अवस्था नहीं है? तो प्लाज्मा की अवस्था है, बिल्कुल है। बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसकी भी अवस्था है, बिल्कुल सही है। तरल द्रव की भी अवस्था है, प्रकाश की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखा था हमने कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, 3 हो गए ना, ये हो गए ना, 1 2 3, 4वां प्लाज्मा, 5वां बोन्स आइंस्टाइन। देखो क्या रह गया, कहां से एग्जामिनर जाएगा, क्या लूप होल छोड़ा हमने। ऐसे पढ़ना है मेरे भाई, ऐसे अपने आप को जगाओ, डेली मोटिवेट करो, ठीक है। नहीं कर सकते डेली मोटिवेट, लेकिन करना पड़ेगा आपको। वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है ना, बहुत डिफिकल्ट आने वाला समय आने वाला है, ठीक है। जो समय है ना, समय, अगर आज इस समय का सदुपयोग नहीं किया ना तो एक बात मेरी याद रखना, आगे जो समय आएगी ना, जिंदगी आएगी, वो आप पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगी मेरे भाई। क्या नहीं करेगी? बिल्कुल भी रहम नहीं करेगी। आप रातों रात जागोगे, जागना पड़ेगा, मजबूरी होगी आपकी। आप रोओगे अकेले में बैठ के, क्यों? क्योंकि दुनिया तो यही सोचती है मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन रोना तो सभी को आता है ना। लेकिन आप किसी और के सामने रो नहीं पाओगे, आपको शर्म फील होएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरे भाई आज आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सारा पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है? बताओ। अब कोई मुश्किल है तो बताओ, है कोई मुश्किल? इतना डिटेल से प्योरली आसान भाषा में करवा दिया, मतलब ही नहीं यार, जिसने साइंस पहली बार पढ़ी है वो भी कर जाएगा मेरे भाई, इतना पढ़ने की बात तो। सबसे कम, सबसे अधिक ठोसों में होता है, लोहे के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि जो है पास पास होते हैं। और सबसे कम किस में होता है? ठोस, द्रव, गैस। गैस में सबसे कम होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कण बिल्कुल बिल्कुल पास पास होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर कण जो है बिल्कुल खुले खुले होते हैं, यहाँ पर खुले खुले होते हैं, तो ये कम होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सारा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मेरे भाई, गैसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा मेरे भाई? अभी बता के आया हूं, गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, गैसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान, अंतरकाणिका अवकाश पढ़ा था ना, अंतर आणविक अवकाश, किसके मध्य जो है कथन सत्य पूछा गया ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या राइट हो जाएगा। यह ठोसों में कम होता है, बिल्कुल गलत है। यह द्रवों के बराबर होता है, यह भी गलत है। यह सबसे अधिक होता है, यह सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। गैस के कण, ये देखा था ना, मैं बताया था ना, गैस के अंदर, गैस के अंदर ये एक जो है बॉक्स है, इसके अंदर जो है गैस है, और गैस के कण क्या है, खुले खुले होते हैं मेरे भाई, ठीक है, खुले खुले होते हैं। तो यह सबसे अधिक होता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पास पास हो जाएगा, ठीक है। यह गैसों के कण के मध्य जो रिक्त स्थान होता है ये ज़्यादा होता है मेरे भाई, ठीक है। ये देख लेना, बाकी सारा यहाँ पे लिख दिया है। गैसों के कण के बीच आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो सबसे अधिक होता है। देखा था ना अभी हमने, ये देखो यहाँ पर जो सबसे पास पास है, तो इनके अंदर जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे दूर दूर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नियत तापमान पर गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध बताने वाले नियम को क्या बताए? दोनों बता के आया हूं, चार्ल्स का नियम और जो है बॉयल का नियम मेरे भाई। तो आई होप अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो किस नियत तापमान यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है मेरे भाई? कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है। और ये किसकी बात करता है? ये बात करता है CONSTANT। ये किसकी बात करता है? ये कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है। तो दोनों चीजें याद रखना। बॉयल का नियम क्या कहता है? टेम्परेचर पर काम करता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना, रॉबर्ट बॉयल के अनुसार यदि तापमान स्थिर, ठीक है, टेम्परेचर स्थित है। चार्ल्स का नियम कहता है नियत दाब, ये टेम्परेचर, ये स्थिर, इसका जो है प्रेशर स्थिर है मेरे भाई, ठीक है। तो सारी चीजें आपको याद रखना है, सब कुछ आपको याद रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 बोल रहा है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके परम ताप के सीधे अनुक्रमापी होता है। यह किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारा कुछ बता चुका हूं डिटेल से, इसीलिए नहीं बता रहा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या, अभी बता के आया था 6.023 गुणा 10 की 23। ढूंढ लो कहां पर है। ऑप्शन नंबर ये नहीं है 6.023, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आदर्श गैस हमने पढ़ी थी ना, जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना मानता है वो क्या है? आदर्श बच्चा है। तो उसका रूल देख लेना भाई, गैस इक्वेशन क्या होती है? तो ये होती है P = nRT, ये इसका फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। रट्टा मार लेना या तो क्या रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये देख लेना, जहां P क्या करता है? दाब, प्रेशर, V आयतन, N मोल संख्या होती है, R सार्वत्रिक गैस नियंत्रण और T परमताप होता है। सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो ये चीजें आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रही है, हल्की गैसें भारी गैसों की तुलना में अधिक तेजी से फैलती है, विसरित होती है। यह किस नियम पर आधारित है? चार्ल्स के नियम पर आधारित है। चलिए ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया तो ग्राहम का विसरण नियम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, थॉमस ग्राहम के नियम के अनुसार नियत ताप यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और दाब पर गैस के विसरण की दर उसके अनुभार या फिर घनत्व के वर्गमूल के व्यस्त क्रमानुपाती है। इसीलिए हल्की गैस तेजी से जो है फैलती है मेरे भाई, ठीक है। ये भी देख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है
दो चीजें देखी थी, एक तो एलिमेंट देखी थी और एक यौगिक देखी थी मेरे भाई, ठीक है, यौगिक देखे थे। यौगिक में तो क्या था, यौगिक में दो तत्व जो है, दो चीजें आपस में मिलेंगी तो वो यौगिक है। एलिमेंट क्या है, शुद्ध है मेरे भाई, ठीक है, शुद्ध है, सोना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सोना। सोना बिना मिलावट का होता है, ठीक है ना। तो कांच भी मिलाकर बनाया जाता है, सीमेंट भी मिलाकर बनाई जाती है, स्टील भी मिलाकर बनाई जाती है, लेकिन सोना जो है ये शुद्ध तत्व है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है, सीमेंट यह कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का एक जटिल मिश्रण है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 बोल रहा है कि H2O को एक यौगिक माना जाता है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े दो अलग तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन 2 होते हैं उसके अंदर और ऑक्सीजन 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के निश्चित भार अनुपात में जुड़े होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु का उदाहरण है। उपधातु हमने देखा था ना, धातु क्या करते हैं, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। अधातु क्या करते हैं, अधातु एग्जाम्पल भी इनका याद रखना है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, तांबा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लकड़ी, ठीक है। ये क्या करते हैं, अधातु, ये छीनते हैं, ठीक है, लोगों से चीजें छीनते हैं, कैसे लिखेंगे, छीनते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, बिजली नहीं गुजारी जा सकती। उपधातु होती है, उपधातु को क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है क्लोरीन क्या है, यह एक अधातु है। क्लोरीन क्या है, ये देखो क्लोरीन क्या है, एक अधातु है मेरे भाई। पारा क्या है, एकमात्र ऐसी धातु है। सोडियम क्या है, ये एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। तो सारी के बारे में सब कुछ लिख दिया है मेरे भाई, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस स्किप नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 क्या बोल रहे हैं, हवा को विज्ञान में क्या माना जाता है, शुद्ध तत्व नहीं, क्योंकि ये मिश्रण है, एक निश्चित यौगिक नहीं, समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, एक समांगी मिश्रण है भाई हवा, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना इसके बारे में। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीला थोथा के बारे में, ठीक है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या हो जाएगा, तो नीला थोथे का जो रासायनिक नाम और सूत्र है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4.5H2O। ये पूछता है मेरे भाई, या तो आपसे ये पूछ लेगा, बताइए नीले थोथे का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है, या फिर आपसे सूत्र पूछ लेगा तो आप बताएंगे CuSO4.5H2O। आगे जाके जैसे जैसे हमारी जो केमिस्ट्री की सीरीज आगे आगे बढ़ती जाएगी ना, तो ये कॉपर सल्फेट जो रासायनिक नाम और जो रासायनिक सूत्र है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, ये सारा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी में चीनी का घुलना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यौगिक बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है ना, हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सी आएगा ना, हाँ ठीक है, सी आएगा, यौगिक का बनना, ठीक है ना। तो ये देखो, यौगिका का निर्माण तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है मेरे भाई। जो यौगिकों का निर्माण होता है ना, वो तत्वों यानी कि एलिमेंट्स के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है, जिससे पूरी तरह से नए पदार्थ का जन्म होता है, इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो याद रखना ये जो यौगिक का बनना है ना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है किसी निश्चित तापमान पर, यानी कि जो है निश्चित तापमान टेम्परेचर पर जब विलायक में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो उसे विलयन को क्या कहा जाता है, उसको संतृप्त विलयन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, ठीक है। क्या होता है पता है ना, विलेय क्या होता है, ये मान के चलो ये एक चीज है, ये भी एक चीज है मेरे भाई। जब इसके अंदर हम कोई चीज यहां से मिलाते हैं तो ये क्या है, विलेय मेरे भाई, ठीक है। विलेय के अंदर हमने इस चीज को मिला दिया, अब इसके अंदर विलायक क्या हुआ, ये अपने अंदर जो अपने अंदर किसी चीज को मिलाने देता है उसको बोलते हैं विलायक मेरे भाई, सिंपल सी बात है। विलेय क्या होता है, विलेय किसी के अंदर हम जो दूसरी चीज मिलाते हैं वो विलेय है। विलायक है जिसके अंदर हम चीज मिला रहे हैं उसको विलायक बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है।
ये सारा पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दूध निम्नलिखित में से किसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वास्तविक विलयन नहीं, निलंबन नहीं, इमल्शन पायस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है मेरे भाई, रट्टा मार लेना इसका, ठीक है ना। तो ये जो दूध किसका उदाहरण हो जाएगा, दूध जो है पायस का एक उदाहरण हो जाएगा। इसको बैठ के पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कोहरे, फोग और बादलों में परिक्षिप्त परवस्था और माध्यम क्या होता है, इससे किस प्रकार का कोलाइड कहते हैं। तो इसे किस प्रकार का कोलाइड बोलते हैं, 19 का ऑप्शन एरोसोल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। गैस में द्रव का जो है ये अवस्था हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा जब गैस माध्यम में द्रव की छोटी छोटी बूंदें तैरती हैं तो उसे एरोसोल कहते हैं। कोहरा, बादल और कीटनाशक, इसके एग्जाम्पल देने चाहिए थे, मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया आपको। जो कोलाइड हम पढ़ रहे थे ना, कोलाइड इसके एग्जाम्पल देने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप शाम को जो ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी आप वीडियो देख रहे होगे तो थोड़ी देर के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर ही मैं कोलाइड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी, उदाहरण होंगे, वो सारे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा एक मैसेज, उसको बैठ के पढ़ लेना, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 कह रहा है कि मेरे भाई अंधेरे कमरे या घने जंगलों में गुजरती प्रकाश की किरण का मार्ग धूल के कणों के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है, क्या कहलाता है। बताया था ना, ये एक अंधेरे का कमरा मैंने दिखाया था, इसके अंदर से एक लाइट गुजरेगी, छोटे छोटे कण जो है उसकी लाइट को एक चलती हुई दिशा में दिखाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारा पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कोलाइड विलयन के कणों को वास्तविक विलयन से अलग करने के लिए किस विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन्हें साधारण फिल्टर पेपर से जो है छाना नहीं जा सकता। तो कोलाइड विलयन के जो कण हैं वास्तव में विलयन से अलग करने की किस विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रण का उपयोग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का जो है ये यूज करते हैं। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 22 बोल रहा है समुद्री जल से साधारण नमक का ये सूत्र है भाई, याद रखना, रासायनिक नाम है ये NaCl, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त करने के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का मेरे भाई। समुद्री जल को क्यारियों में भरकर छोड़ दिया जाता है। जो समुद्री जल होता है ना, समुद्री जल अपना हरियाणा में तो बाड़का ने बेरा होगा, ये क्या क्यारी ऐसी बना, ये पूरा एक खेत है, अब ऐसी हम क्यारी बना देते हैं छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी लाइनें खींच देते हैं, ये बन गई क्यारी। अब क्यारियों में क्या कर दिया, यहाँ पे जो है हमने समुद्री जल भर के छोड़ दिया, ठीक है, क्या कर दिया, समुद्री जल भरकर छोड़ दिया। सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसके अंदर जो जल होगा ना, ये जल क्या करेगा, ये जल उड़कर भाप बनकर उड़ जाएगा और ठोस नीचे नमक शेष रह जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रिपीटेड क्वेश्चन है, कपूर, आयोडीन और नौसदार को उनके अशुद्ध मिश्रण से अलग करने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी हो जाएगी, ऊर्ध्वपातन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। प्रभाजी आवसन विधि किसकी थी, RO की थी मेरे भाई, ठीक है, RO की थी, ये चीज आप याद रखना। उसके बाद ये सारा पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब तो यार पानी भी पीने का मन कर रहा है, गला सूख गया सारा। फटाफट से 6 क्वेश्चन रह गए, इसको अंत करते हैं भाई वीडियो को आज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों को या तो रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए वैज्ञानिक किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, 24 का राइट ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोटोग्राफी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। 25 बोल रहा है कि दो घुलनशील द्रवों के कथवानांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यदि 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का अंतर हो तो उन्हें किस विधि के द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो किस विधि के द्वारा जो है उनको अलग किया जाता है मेरे भाई, ये साधारण आश्वासन के द्वारा जो है अलग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। पेट्रोलियम कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और मोम को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं किस विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आवसन का जो है प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और ये भी आप देख लेना। अच्छा, ये ऊपर एक चीज मैंने गलती कर दी, यहाँ पे कहाँ गया वो, ये यहाँ पे RO इसमें काम नहीं करता भाई, प्रभाजी आवसन में काम नहीं करता, ये विपरीत में काम करता है। और जो होता है ना RO, ये विपरीत में काम करता है, ठीक है, आगे आएगा तो देखेंगे।
ये इसमें नहीं करता, प्रभाजी आसन में। प्रभासी आसन में तो ये काम करते हैं, ठीक है। प्रभाजी आसन में वो जो पेट्रोल वाला था ना वो काम करता है, ठीक है। अभी हमने देखा कहाँ गया, ये रहा, ये रहा देखो, प्रभाजी आसन में पेट्रोलियम वाले कच्चे तेल जो है इस विधि में काम करते हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है किशमिश का पानी में रखने पर फूल जाना या पौधे की जड़ों द्वारा जमीन से पानी सोखना किस जैविक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई परासरण का उदाहरण हो जाएगा, ओस्मोसिस का जो है ये उदाहरण हो जाएगा। वो जो आरओ काम करता है विपरीत परासरण पर काम करता है, वही याद रखना, ये आरओ, ठीक है, ये आरओ। अब ये जो हमारी ज़मीन है ना, ज़मीन आपने देखा होगा, ज़मीन में जो पानी इकट्ठा होता है वो नीचे की तरफ रिश्ता रहता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं परासरण। ओस्मोसिस के कारण ऐसा होता है, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है घरों में पानी साफ करने वाले वाटर प्यूरिफायर पानी की अशुद्धि और भारी लवणों को छानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करता है। विपरीत परासरण का जो है उपयोग करता है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है निलंबन के कणों का आकार कोलाइड और वास्तविक विलयन की तुलना में कैसा होता है। तो कैसा होता है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 कह रहा है सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है क्योंकि वह दुनिया के सबसे अधिक पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। मैंने बताया था ना, विलेय होता है और एक विलायक होता है, विलेय और विलायक। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है, ये पानी है मेरे भाई। इसके अंदर जो चीज़ आके मिलेगी, इसके अंदर ये चीज़ आके मिली तो इसको क्या बोलेंगे, विलेय मेरे भाई, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसने अपने अंदर चीज मिलाई, इसको बोलेंगे विलायक मेरे भाई, ठीक है। तो सार्वत्रिक विलायक मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी चीज़ों को अपने अंदर मिला लेती है। तो आप सभी जानते हैं अल्कोहल नहीं, ठीक है, बेंजीन नहीं, पानी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो पानी के अंदर हम हर चीज़ मिलाते हैं, हर चीज़ मतलब मोस्टली 90-95% जो चीज़ें होती है वो हम पानी के अंदर ही मिलाते हैं। जैसे कि नींबू का पानी मिलाते हैं, वहाँ पे भी पानी का यूज़ करते हैं। दारू को भी पानी में मिलाते हैं, बहुत सारे लेते होंगे ना, आप में से भी कुछ होंगे जो लेते होंगे, कुछ तो नीट ही लेते हैं भाई, छोड़ पानी को छोड़ यार, नीट ही आन दे, ठीक है। चलो ये एक हंसी का एग्जाम्पल था, ठीक है, बाकी याद रखना जल पानी होता है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर वीडियो खत्म होती है मेरे भाई, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर था मेरे भाई। मैंने आपको समझाने की काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश की, फिर भी अगर आपको डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, कैसे आपको समझ आया, एवरीथिंग आपको जो है फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। ऐसे ही जो है हम अगले जो है 8 चैप्टर केमिस्ट्री के करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। एक चैप्टर आज खत्म कर लिया, अगले वीक जो है हम इस केमिस्ट्री को भी खत्म कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।